हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अतुल एजुकेशन। तभी हम लोग एक लास्ट टाइम रिवीजन कर लेते हैं सब चैप्टर के रिवीजन। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे 20 मार्क का। उसके बाद हम लोग थियरी क्वेश्चन करेंगे, जो इम्पॉर्टेंट थियरी क्वेश्चन उसके अंदर क्या क्या लिख सकते हो, और इनकेस आपको थियरी क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो फिर आपको कैसे लिखना है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। ये अपना एकदम मास्टर बोलते हैं ना, मास्टर स्ट्रोक चलने वाले हम लोग एकदम लास्ट मोमेंट पे। इससे आप लोग पास हो गए तो हो गए, नहीं तो हम लोग वापस से एटीकेटी में मिलेंगे, ठीक है। तो हम लोग ट्राई करते हैं कि इस बार में ये सब क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। देखो ऑब्जेक्टिव का हम लोग का अभी ऑब्जेक्टिव मीन्स आप लोग सिर्फ यदि ये पढ़ के जा रहे हो कि आपको एमसीक्यू आएगा और ट्रू फॉल्स आएगा तो रिस्क है, ठीक है। मैं सिंपल सी बात बता रहा हूँ कि ये रिस्क है, कोई ज़रूरी नहीं कि आपको एमसीक्यू और ट्रू फॉल्स ही आएगा। आपको एमसीक्यू की जगह फिलिंग द ब्लैंक्स आ सकता है, जो कि बहुत डेंजर होता है। इसमें ऑप्शन ही नहीं रहता है। यदि ऐसा आ गया तो फिर आप लोग समझ जाओ ब्लैंक हो जाओगे। तो इसके लिए मैं आपको जो कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करके देने वाला हूँ वो आपको सीख कर जाना, क्योंकि आप रिस्क लेके नहीं जा सकते हो कि 4 ऑप्शन आएगा ही आएगा। आ गया तो बहुत अच्छी बात है, बट ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है एमसीक्यू फिलिंग द ब्लैंक्स होता है, ठीक है। दूसरा ट्रू फॉल्स के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन और आता है मैच द कॉलम। फिलिंग द ब्लैंक्स और मैच द कॉलम डेंजर होता है, और उसमें से यदि चारों में से मैं बोलूँ कि सबसे डेंजर कौन सा होता है तो फिलिंग द ब्लैंक्स होता है, क्योंकि उसमें आपको पूरा सेंटेंस पता रहना चाहिए, उसके मीनिंग पता रहने चाहिए, तो ही आपको राइट हो सकते हैं। यदि एमसीक्यू आया तो आप इजीली राइट कर सकते हो स्टूडेंट। उसके भी मैं ट्रिक बता देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको टेक्निक बता देता हूँ कैसे राइट करना है। उसके बाद यदि आपको नहीं राइट हुआ तो फिर आपको मतलब जो भी ऑप्शन रहेगा आप लोग यूज कर सकते हो। सबसे पहला, यदि कोई आपको एमसीक्यू टाइप्स का क्वेश्चन आया तो सिंपल सी बात है, एक सेंटेंस दिया रहेगा, इसके अंदर ए बी सी और डी 4 ऑप्शन दिया रहता है। कभी कभी किसी किसी क्वेश्चन में वहाँ पर आपको क्या दिया रहेगा, 3 क्वेश्चन दिए रहेंगे। तो ऐसे में आपका टारगेट क्या रहना चाहिए कि ये 4 ऑप्शन पहले तो क्वेश्चन को 2 से 3 बार आप लोग रीड कर लेना। यदि उसके आंसर समझ में आते तो जो राइट आंसर रहेगा लिख देना। नहीं समझ में आता, नहीं हो सकता है तो कैंसलेशन मेथड यूज कर लेना। कैंसलेशन मेथड क्या होता है, ये 4 ऑप्शन के अंदर 2 ऑप्शन कंफर्म इररिलेवेंट रहते हैं। मतलब वो 4 ऑप्शन के अंदर 2 ऐसे ऑप्शन दिया रहेगा जिसका उस सेंटेंस से कोई रिलेशन ही नहीं रहेगा, और ऐसे में वो 2 सबसे पहले उसमें से वो चारों में से वो खोजना कौन सा ऑप्शन है जिसका न तो उस सेंटेंस से कोई रिलेशन है, न तो उस ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड है। तो सबसे पहले उसको कैंसिल कर देना। मान लो ये 2 ऑप्शन उससे रिलेटेड नहीं है, तो ऐसे में आपके पास 50-50 ऑप्शन हो जाता तुक्का मारने का। तो आप तुक्का मारोगे तो एक बार चांसेस रहता है राइट निकलने का। ये आपको एमसीक्यू टाइप्स में आपको करना है, वो लास्ट मोमेंट पे करना है, जब आपको कुछ नहीं समझ में आता, नहीं कर सकते हो, नहीं आपको लगता कि राइट नहीं हो रहा, तो छोड़ने से अच्छा है 50-50 वाला तुक्का मारने का। 12 के 12 ऑब्जेक्टिव अटेम्प्ट करने का। मैं मानता हूँ कि 12 में से 5 तो राइट तुक्का निकलेगा यदि 50-50% पे राइट मारोगे तो। दूसरा यहाँ पर आपको ट्रू फॉल्स में ट्राई करना कि सबसे पहले जो समझ में आता ट्रू फॉल्स लिख देना। उसके बाद जितने नहीं समझ में आया तो या तो सबको फॉल्स लिखना या तो सबको ट्रू लिखना। बहुत रेयर केस ऐसा रहता है कि सब के सब ट्रू रहे, सब के सब फॉल्स रहे, अदरवाइज ट्रू फॉल्स रहता ही है। तो यदि आपने ट्रू फॉल्स रहेगा, मान लेते कि 12 है, 12 में से 5 फॉल्स है और 7 ट्रू है, और आपने फॉल्स लिखा तो कम से कम 5 मार्क्स तो आपको मिल ही जाएगा। और यदि मान लो आपने 7 के 7 फॉल्स निकल गया तो आपको और अच्छी बात है। तो ये आपको ये सब जो मैं बता रहा हूँ मेथड एकदम लास्ट में यूज करना। आपको लगता है कि कुछ भी नहीं हो सकता है तो ही इसको यूज करने का, अदरवाइज अपने को पढ़कर हम लोग जा रहे हैं, ठीक है। इतने दिन हम लोग ने पढ़ाई किया है तो हम लोग पहली बात तो ये सब चीज़ें सोचते ही नहीं, ये सब सोचना ही गलत बात है। फिर भी हम लोग सोच रहे हैं, ठीक है। देखते हैं यहाँ पर अभी हम लोग पहले आपके मैं कुछ कॉन्सेप्ट ऑब्जेक्टिव के क्लियर करा देता हूँ कि कुछ ऐसे ऑब्जेक्टिव बताने वाला जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि मेरे हिसाब से लगता है कि एग्जाम में आएगा और हो सकता है कि सच में आ जाए, ठीक है। मैं क्या क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सबसे पहले आपको बता देता हूँ। यहाँ पर थोड़ा 10 से 12 मिनट जाएगा, बट यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें कवर हो जाएगी। जैसे आपको एक दिया रहेगा इंटरेस्ट ड्यू ऑन डिबेंचर। इंटरेस्ट ड्यू ऑन डिबेंचर आपको पूछा जाएगा कि ये इंटरेस्ट ड्यू ऑन डिबेंचर कौन से हेड के अंदर शो होता है, कौन से हेड के अंदर शो होता है। तो ये जो डिबेंचर रहता है इंटरेस्ट ड्यू ऑन डिबेंचर, ये जो शो होता है आपको अदर करंट लायबिलिटीज के अंदर शो होगा। कहाँ पे होगा, अदर करंट लायबिलिटीज के अंदर शो होगा इंटरेस्ट ड्यू ऑन डिबेंचर, ठीक है। तो इंटरेस्ट ड्यू या अक्रूड दिया रहेगा
वो कौन से हेड के अंदर शो होता है, अदर करंट लायबिलिटीज। तो अभी इसमें आपको क्या हो सकता है, यदि आपको मान लो फिलिंग द ब्लैंक्स आ गया, इंटरेस्ट ड्यू ऑन डिबेंचर डैश, तो आ जाएगा अदर करंट लायबिलिटीज, ठीक है। यदि आपको एमसीक्यू आया तो उसका ऑप्शन क्या आएगा, अदर करंट लायबिलिटीज। मैच द कॉलम आ गया तो भी आप कर सकते हो, इंटरेस्ट ड्यू ऑन डिबेंचर, उसका ऑप्शन क्या रहेगा, अदर करंट लायबिलिटीज। यदि आपको ऐसा आ गया, इंटरेस्ट ड्यू ऑन डिबेंचर सो अंडर द हेड ऑफ अदर करंट लायबिलिटीज, तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। यदि ऐसा आ जाएगा, इंटरेस्ट ड्यू ऑन डिबेंचर सो अंडर द हेड ऑफ करंट लायबिलिटीज, तो क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर बस आपको एक ऑब्जेक्टिव से आपको समझ के चलना कि 3-3 4-4 ऑब्जेक्टिव कैसे बन सकते हैं। तो इंटरेस्ट ड्यू ऑन डिबेंचर दिया तो शो होता है अदर करंट लायबिलिटीज के अंदर आता है, ठीक है, अदर करंट लायबिलिटीज हेड के अंदर आता है। अदर करंट लायबिलिटीज के अलावा दूसरा कोई वर्ड आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। यदि अदर करंट लायबिलिटीज दिया तो क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। फिलिंग द ब्लैंक्स से आएगा तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो एक ऑब्जेक्टिव यहाँ से आपको मोस्टली मुझे लगता है कि बनेगा, हो सकता है इंटरेस्ट ऑन ड्यू डिबेंचर के बजाय यहाँ पे पूछ दे डिबेंचर शो अंडर द हेड, तो डिबेंचर जो रहता है, ये डिबेंचर जो रहता है नॉन करंट लायबिलिटीज के अंदर आता है। किसके अंदर आता है, नॉन करंट लायबिलिटीज के अंदर आता है। आपको पूछ सकता है कि डिबेंचर कौन से हेड के अंदर आएगा, तो ये आपको पता रहना चाहिए कि नॉन करंट लायबिलिटीज के अंदर आता है, और वो भी क्या होता है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग होता है। और क्या बन सकता है, यहाँ पर आपको बैंक लोन पूछ देगा, तो बैंक लोन किसके अंदर आता है, नॉन करंट लायबिलिटीज के अंदर ही आता है, ठीक है। तो बैंक लोन हो गया, डिबेंचर हो गया, ये सब नॉन करंट लायबिलिटीज के अंदर आता है। तो जितने भी ऑब्जेक्टिव बनते हैं मोस्टली वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन से रिलेटेड ही बनते हैं। तो ये हम लोगों ने किया है, इंटरेस्ट ड्यू ऑन डिबेंचर शो होता है अदर करंट लायबिलिटीज के अंदर होता है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट सोल्ड, प्रॉफिट ट्रांसफर टू डैश, ठीक है। यहां पे क्या लिखा है कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट को यदि हमने सोल्ड किया, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट को सोल्ड कर रहे हैं, तो सोल्ड करने से जो प्रॉफिट हुआ वो प्रॉफिट को कहां पे हम लोग ट्रांसफर करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। कहां पे ट्रांसफर करते हैं, तो आपको देखो यहां पर ऑब्जेक्टिव क्या बन जाएगा कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट को यदि हमने सोल्ड किया, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट को हमने सोल्ड किया, तो ऐसे में प्रॉफिट को हम लोग कहां पे ट्रांसफर करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। वापस से इसमें अभी चेंज करके क्या आ सकता है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट को सोल्ड करने से लॉस हुआ तो लॉस को कहां पे ट्रांसफर करेंगे, तो भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। प्रॉफिट हुआ तो भी प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करते हैं, लॉस होगा तो भी कहां पे ट्रांसफर करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। तो आपको ये ऑब्जेक्टिव में एक ऑब्जेक्टिव से 2-3 ऑब्जेक्टिव बनाया जा सकता है, ठीक है। आपको यहाँ पर यदि फिलिंग द ब्लैंक्स या आपको मान लो यहाँ पे मैच द कॉलम है, तो यहाँ पे दिया रहेगा शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट सोल्ड, ऑप्शन दिया रहेगा ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स में ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पर। अभी यहाँ पे दे दिया शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट सोल्ड, प्रॉफिट ट्रांसफर टू इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग, स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स, तो क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। आपको आ गया शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट सोल्ड, प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ऑब्जेक्टिव आपको यहाँ पर पूछा जा सकता है। हम लोग एक ऑब्जेक्टिव नहीं, हर एक ऑब्जेक्टिव के साथ में 4-4 ऑब्जेक्टिव कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको जस्ट कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो ऑटोमेटिक आप लोग इसके राइट कर सकते हो। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पर, अभी देखो अच्छा आपको यहां पर दे सकता है एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस। अभी एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में आपको बहुत सारे सम बन सकते हैं, ठीक है। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस के अंदर आपको बहुत सारे सम बन सकते हैं। मतलब होता है कि एक क्या होता है ना, फाइनल अकाउंट जो चैप्टर है ना उससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव है। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस के अंदर क्या क्या आता है, तो आपको दिया रहेगा एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस डैश, तो इसके अंदर आता है सैलरी आता है, वेजेस आता है, डायरेक्टर्स फीस आता है। तो यहां पर कुछ भी आपको ऑप्शन दे सकता है, ठीक है। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस के अंदर क्या क्या आता है, जो भी एम्प्लॉय से रिलेटेड रहेगा, ठीक है। एम्प्लॉय को हम लोगों ने कुछ भी पेमेंट किया, सब किसके अंदर आता है, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस के अंदर आता है। सब कहां पे आता है, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस के अंदर।
एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस इनके सॉरी एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस शेड्यूल सो सैलरी। तो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस के अंदर सैलरी आता क्या आता है, तो क्या हो जाएगा ट्रू हो जाएगा, ठीक है। या आपको आ जाएगा सैलरी सो डैश हेड, तो इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस आ जाएगा, ठीक है। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस आ जाएगा। आपको आ जाएगा वेजेस सो डैश, तो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस के अंदर आता है, ठीक है। मतलब एम्प्लॉय से रिलेटेड कुछ भी रहता है सब किसके अंदर आएगा, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस के अंदर आएगा। तो मोस्टली जितना अभी तक बताया बच्चा इसके अंदर से एटलीस्ट एक दो तो आपको मिलने चाहिए मेरे हिसाब से। कल एग्जाम के बाद आप लोग मुझे पेपर बताना, उसके बाद मैं बताता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, एक आपको ऑप्शन आएगा बच्चा यहाँ पर सब डिवीजन एंड कंसोलिडेशन। अभी सब डिवीजन और कंसोलिडेशन का मतलब क्या होता है। सब डिवीजन का मतलब होता है यदि 10 रुपये का शेयर है, हम लोग ने 10, कंपनी क्या करती है 10 रुपये का शेयर रिटर्न लेती है और इसके बदले में कंपनी 1-1 रुपये वाला 10 शेयर देती है। 1-1 रुपये वाला क्या देती है 10। मतलब क्या, यहाँ पर मान लो 10 रुपये के कंपनी ने इक्विटी शेयर लिया, एक शेयर लिया कितने का 10 रुपये का, तो कंपनी के पास शेयर कितने का आया 10 रुपये का, और कंपनी 10 रुपये 10 शेयर देगी 1-1 रुपये वाला, तो शेयर कितने का जाएगा 10 रुपये का। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, जब एक शेयर लेके 10 रुपये का 10 शेयर दिया, कितने शेयर दिया 10 शेयर, जब 10 शेयर दिया तो इसको हम लोग बोलते हैं सब डिवीजन। क्या बोलते हैं सब डिवीजन। सब डिवीजन में नो चेंजेस इन वैल्यू ऑफ शेयर्स, वैल्यू ऑफ शेयर्स के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं होता है, वैल्यू ऑफ शेयर्स के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं होता है। तो यहाँ पर सब डिवीजन में क्या होता है, सिर्फ शेयर्स के नंबर चेंज होते हैं। एक शेयर लेने का 10 रुपये और 10 रुपये, आप समझ सकते हो। जैसे हम लोग आपसे मैंने 10 रुपये का नोट लिया और इसके बदले में 1-1 रुपये वाला मैं आपको $10 दे दिया, कुछ अमाउंट में कोई चेंजेस हुआ क्या, तो नहीं। अमाउंट के अंदर सब डिवीजन के अंदर अमाउंट के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं होता है। ऐसे ही कंसोलिडेशन के अंदर भी कोई भी चेंजेस नहीं होता है। उसमें क्या होता है, यहाँ पर उल्टा हो जाएगा। कंसोलिडेशन मतलब आपसे मैं 1-1 रुपये वाला 10 रुपये लूँगा $10 और इसके बदले में आपको मैं एक 10 रुपये का दे दूंगा, तो इससे हम लोग क्या बोलते हैं कंसोलिडेशन, ठीक है। ये इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। तो इसके ऊपर ऑब्जेक्टिव कैसे पूछा जाता है, आपको दिया रहेगा सब डिवीजन ऑफ शेयर। तो सब डिवीजन ऑफ शेयर्स क्या होता है, नो चेंज इन द वैल्यू ऑफ शेयर्स, वैल्यू ऑफ शेयर्स के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं होता है, वैल्यू ऑफ शेयर्स के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं होता है। सब डिवीजन से वैल्यू ऑफ शेयर्स के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं होता है। नेक्स्ट देखते हैं यहां पर, एक आपका एकदम लास्ट वाले चैप्टर से मतलब इथिकल इशू वाले से एक क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, विस्टेल ब्लोइंग्स क्या होता है इज। तो इसका बस याद कर लेना, ये क्या होता है, एन एक्ट्स ऑफ इन्वॉल्विंग इन लीगल एक्टिविटीज। यदि हम लोग को याद रखना वेस्टल ब्लूइंग करके आया तो इसका मतलब होता है कि आप किसी इलीगल एक्टिविटीज के अंदर इन्वॉल्व हो। यदि आप इलीगल एक्टिविटीज के अंदर इन्वॉल्व हो तो इसको हम लोग बोलते हैं विस्टल बॉलोइंग बोलते हैं। तो विस्टल बॉलोइंग मीन्स क्या होता है, इलीगल एक्टिविटीज। तो यहां पर एक आपको फिक्स्ड इनकम बियरिंग सिक्योरिटी पूछ सकता है, डैश ऑफ द फिक्स्ड इनकम बियरिंग सिक्योरिटीज, और आपको दे सकता है कि नॉट फिक्स्ड इनकम बियरिंग सिक्योरिटीज। नॉट फिक्स को हम लोग बोलते हैं वेरिएबल इनकम बियरिंग सिक्योरिटीज, ठीक है। तो अभी देखो यहां पे आपको पूछा जा सकता है कि फिक्स इनकम बियरिंग सिक्योरिटीज क्या क्या होता है। तो फिक्स इनकम बियरिंग सिक्योरिटीज होता है, फिक्स इनकम बियरिंग सिक्योरिटीज के अंदर आता है डिबेंचर
बॉन्ड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटी। तो आपको कोई भी यदि आपको फिलिंग द ब्लैंक्स आएगा तो फिक्स इनकम बेयरिंग सिक्योरिटी दिया रहेगा और उसके सामने आपको ऑप्शन इसमें से कोई ना कोई मिल जाएगा, डिबेंचर, बॉन्ड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटी। ये सब जो रहते हैं फिक्स इनकम बेयरिंग सिक्योरिटीज होता है। नॉट फिक्स इनकम बेयरिंग सिक्योरिटीज होता है इक्विटी शेयर कैपिटल। तो इक्विटी शेयर कैपिटल क्या होता है? नॉट फिक्स इनकम बेयरिंग सिक्योरिटीज हो सकता है। अभी आपको ऐसा भी पूछ सकता है कि डिबेंचर और बॉन्ड या गवर्नमेंट कुछ भी देगा, इनको इनकम के तौर पे क्या मिलता है? तो इनको इनकम के तौर पे इंटरेस्ट मिलता है। क्या मिलता है? इंटरेस्ट। मैं एक ऑब्जेक्टिव नहीं बता रहा हूँ, चाहे इसके अंदर 4 से 5, 8, 10 ऑब्जेक्टिव कवर हो रहा है। 1-2 गारंटेड आपको ये 2 सेंटेंस दिख रहा है ना, इस सेंटेंस के अंदर जो बता रहा हूँ ना, इसमें से एक ऑब्जेक्टिव गारंटेड कल मिलने वाला आपको। ठीक है, क्या मिल सकता है? आपको फिक्स इनकम बेयरिंग सिक्योरिटी देगा। तो फिक्स इनकम बेयरिंग सिक्योरिटीज क्या होता है? या तो डिबेंचर रहेगा, या बॉन्ड्स रहेगा, या गवर्नमेंट सिक्योरिटी, कोई ना कोई ऑप्शन रहेगा डाल देने का। आपको ये पूछ सकता है कि डिबेंचर होल्डर रिसीव डैश ऑफ द इनकम, तो डिबेंचर होल्डर को इनकम के तौर पे क्या मिलता है? इंटरेस्ट। ये आपको बोल देगा बॉन्ड होल्डर रिसीव इनकम एज ए इनकम इंटरेस्ट। गवर्नमेंट सिक्योरिटी को एज ए इनकम के तौर पे क्या मिलता है? इंटरेस्ट मिलता है। आपको पूछ सकता है कि आपको नॉट फिक्स इनकम बेयरिंग सिक्योरिटी क्या है? इक्विटी शेयर कैपिटल। या वेरिएबल इनकम बेयरिंग सिक्योरिटीज क्या है? इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर होल्डर को इनकम के तौर पे क्या मिलता है? डिविडेंड मिलता है। क्या मिलता है? डिविडेंड। तो यहां पर आपको पता हो जाना चाहिए कि इनको क्या मिलता है? डिविडेंड मिलता है। अभी और क्या पूछ सकता है? इसमें ये पूछ सकता है कि फेस इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं? इंटरेस्ट कैलकुलेट ऑन फेस वैल्यू। किसके ऊपर कैलकुलेट किया जाता है? फेस वैल्यू के ऊपर। इंटरेस्ट जो रहता है हमेशा फेस वैल्यू के ऊपर कैलकुलेट किया जाता है। हो सकता है आपको बोल दे कि डिविडेंड कैलकुलेट किसके ऊपर किया जाता है? डिविडेंड भी किसके ऊपर कैलकुलेट किया जाता है? फेस वैल्यू के ऊपर। ठीक है, तो इतने में से एक ऑब्जेक्टिव कंफर्म आपको कल मिलने वाला। ठीक है, तो एक ऑब्जेक्टिव आपको गारंटेड राइट होगा। ये इसके ऊपर भी जो मैंने बताया था वो डिबेंचर वाला कौन से हेड के अंदर आता है, उससे रिलेटेड भी घुमा फिरा के एक ऑब्जेक्टिव आपको कंफर्म मिलेगा। अभी यहां पर हम लोग देखते हैं, अभी देखो चाहे यहाँ पर आपको देगा, तो मैं यहाँ पर उल्टा लिख के दे रहा हूँ कि नॉट अ सोर्सेस ऑफ बाई बैक। ये आप याद करके जाना है, नॉट सोर्सेस ऑफ बाई बैक। आपको एक देगा कि फॉलोइंग इज अ नॉट, इसमें से कौन सा है? सोर्सेस ऑफ बाई बैक नहीं है, या तो आपको दिया रहेगा फॉलोइंग इज द सोर्सेस ऑफ बाई बैक है। इसके ऊपर भी ऑब्जेक्टिव बन ही जाता है। अभी मैं बता क्या रहा हूँ, यहाँ पर आपको बोलेगा कि सोर्सेस ऑफ बाई बैक क्या है और नॉट सोर्सेस ऑफ बाई बैक। तो नॉट वाले को आपको याद रख लेना, बचा हुआ सोर्स आ जाएगा बाई बैक का सोर्सेस। जैसे यहाँ पर कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, दूसरा यहाँ पर आ जाएगा कैपिटल रिजर्व, स्टैट्यूटरी रिजर्व। अभी देखो क्या होता नहीं, इसमें से कंपनी बायबैक नहीं कर सकती है। अभी इसके ऊपर 10 क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, आपको 3 ऑप्शन देगा, बोलेगा ये सब सोर्सेस ऑफ बायबैक है और कौन सा सोर्सेस ऑफ बायबैक नहीं है। इसमें से कोई भी एक आइटम उठा के डाल देगा, या इसमें और भी 1-2 आते हैं, ठीक है, उनको उठा के डाल सकता है। तो आपको थोड़ा सा बस यहाँ पे दिमाग लगाना है। कुछ आइटम हम लोग याद भी कर लेते हैं कि सोर्सेस ऑफ बायबैक क्या है। सोर्सेस ऑफ बायबैक के अंदर हम लोग जनरल रिजर्व लेते हैं, रिवेन्यू रिजर्व आता है, प्रॉफिट एंड लॉस आता है, सिक्योरिटी प्रीमियम आता है। तो आपको दे देगा डैश आर द सोर्सेस ऑफ बायबैक, उसके अंदर ये 3 ऑप्शन डालेंगे और एक इसमें से उठा के डाल दिया रिवेन्यू रिजर्व। तो अपना राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? रिवेन्यू रिजर्व। आपको लिखा रहेगा नॉट अ सोर्सेस ऑफ बायबैक, तो क्या होगा? ये 3 ऑप्शन रहेगा, उसके अंदर इसमें से कोई भी एक ऑप्शन उठा के डाल देगा। तो ये सब तो नॉट सोर्सेस ऑफ बायबैक है। ठीक है, तो आपको बोल देगा कि यहाँ पर सोर्सेस ऑफ बायबैक क्या है। तो सोर्सेस ऑफ बायबैक बोला तो जनरल रिजर्व, रिवेन्यू रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, सिक्योरिटी प्रीमियम में से कोई आइटम रहेगा। यदि आपको बोल दिया नॉट अ सोर्सेस ऑफ बायबैक, तो कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, स्टैट्यूटरी रिजर्व या
असेट्स रिवैल्यूएशन रिजर्व दे दिया है, ए बी नॉट सोर्सेस ऑफ बायबैक होता है। असेट्स रिवैल्यूएशन रिजर्व, असेट्स रिवैल्यूएशन रिजर्व ए बी हमारा क्या होता है, नॉट अ सोर्सेस ऑफ बायबैक होता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है यहाँ पर CRR में से हम लोग बायबैक नहीं कर सकते हैं, कैपिटल रिजर्व में से बायबैक नहीं कर सकते, स्टैट्यूटरी रिजर्व में से बायबैक नहीं कर सकते, असेट्स रिवैल्यूएशन रिजर्व में से नहीं कर सकते हैं। तो ये सब आइटम दिया रहेगा, किसी एक को बोल देगा ये इसमें से कौन सा आइटम सोर्सेस ऑफ बायबैक नहीं है, या इसके अंदर से कौन सा आइटम सोर्सेस ऑफ बायबैक है, ऐसा भी पूछ सकता है। जैसे आपको दे देगा कंपनी कैन बायबैक आउट ऑफ जनरल रिजर्व, तो कंपनी जनरल रिजर्व में से बायबैक कर सकते हैं, ठीक है, आपको दे सकता है। कंपनी कैन बायबैक कंपनी कैन यूज द सिक्योरिटी प्रीमियम फॉर द पर्पज ऑफ बायबैक, तो यस कर सकती है, ठीक है, सिक्योरिटी प्रीमियम को यूज कर सकती है। तो ये सब आइटम को नहीं यूज कर सकती है। तो ऐसे ट्रू फॉल्स बना के इसमें से आपको एक क्वेश्चन बन जाएगा यहाँ पर। तो कंपनी बायबैक के लिए कंपनी फ्रेश इशू कर सकती है क्या? हाँ बिल्कुल, फ्रेश इशू कंपनी कर सकती है, बायबैक के लिए कंपनी फ्रेश इशू कर सकती है, ठीक है। तो आपको याद रखना कि कंपनी बायबैक फ्रेश इशू में से कर सकती है, लेकिन कंपनी इक्विटी शेयर को बायबैक करने के लिए वापस इक्विटी शेयर नहीं इशू कर सकती है। कंपनी बायबैक करने के लिए वापस इक्विटी शेयर नहीं इशू कर सकती। और 2 पॉइंट है यहाँ पर, ये बायबैक चैप्टर की बात है। कंपनी 1 साल में 12 महीने में 12 मंथ्स में सिर्फ एक बार ही बायबैक कर सकती है। कितने महीने में? एक बार ही बायबैक कर सकती है। बायबैक करने के बाद न्यू शेयर्स कंपनी 6 मंथ में इशू कर सकती है। कितने मंथ्स में? 6 मंथ के बाद ही इशू कर सकती है। दूसरा, कंपनी सिर्फ फुल्ली पेड अप शेयर्स ही बायबैक कर सकती है। कंपनी सिर्फ कौन सा शेयर बायबैक कर सकती है? फुल्ली पेड अप। कंपनी मैक्सिमम नंबर ऑफ 25% ही शेयर बायबैक कर सकती है, मैक्सिमम 25% शेयर्स ही बायबैक कर सकती है। तो ये सब में से ऑब्जेक्टिव बनता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर कंपनी कैन बायबैक नेक्स्ट टाइम कितना, तो 12 मंथ्स बात कर सकती है, ठीक है। और यहाँ पर न्यू शेयर कंपनी कब इशू कर सकती है? बायबैक के बाद सेम क्लास का 6 मंथ बाद कर सकती है। कंपनी कैन बायबैक पार्टली पेड अप शेयर, बिल्कुल नहीं कर सकती है। कंपनी सिर्फ कौन सा शेयर बायबैक कर सकती है? फुल्ली पेड अप कर सकती है। यहाँ पर मैक्सिमम कितना कंपनी नंबर ऑफ शेयर्स बायबैक कर सकती है? 25%। कंपनी 25% ऑफ बायबैक कर सकती है शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व का। किसका? प्लस फ्री रिजर्व। शेयर कैपिटल और फ्री रिजर्व का कंपनी 25% क्या कर सकती है? बायबैक कर सकती है, ठीक है। तो इतना कॉन्सेप्ट आप याद रखना बच्चा। आगे नेक्स्ट देखते हैं। अभी नेक्स्ट देखते हैं बच्चा, यहाँ पर कुछ ऑब्जेक्टिव बच्चा आपको लास्ट वाले चैप्टर से आते हैं, ठीक है। जैसे उसके अंदर से आपको पूछा जा सकता है कि कंपोनेंट्स ऑफ वर्क प्लेस इथिकल चीज़ क्या हो सकता है। तो ये सब तो याद करने वाले ऑब्जेक्टिव, जैसे यहाँ पर द कंपोनेंट्स ऑफ वर्क प्लेस इथिकल बिहेवियर, आर तो होनेस्टी होना चाहिए, लीगैलिटी होना चाहिए, मतलब लीगल काम करना चाहिए, ईमानदारी से करना चाहिए, और हर एक चीज़ को डिस्क्लोज करना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर एक और भी याद करने वाला ऑब्जेक्टिव है कि इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के लिए किससे अप्रूवल चाहिए। इसके राइट ऑप्शन ये सब है। द कंपोनेंट्स ऑफ वर्क प्लेस इथिकल बिहेवियर क्या होता है? होनेस्टी होना चाहिए, लीगैलिटी होना चाहिए, और डिस्क्लोजर होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर द स्कीम ऑफ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन रिक्वायर्ड सैंक्शन फ्रॉम। तो आपने कोई इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन सब करते समय किससे किससे अप्रूवल चाहिए रहता है? शेयर होल्डर से चाहिए, शेयर होल्डर से चाहिए, आर्टिकल्स से चाहिए, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में एंड कोर्ट में। बोलता है हम लोग को स्कीम जो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन रहता है उसके लिए सैंक्शन मतलब परमिशन कहाँ कहाँ पे चाहिए हम लोग को? तो शेयर होल्डर से चाहिए, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन और कोर्ट से हम लोग को परमिशन चाहिए रहता है।
मतलब ये 3 जगह से आपको परमिशन कंपलसरी चाहिए रहता है। तो आपको पूछा जा सकता है कि इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में सैंक्शन रिक्वायर्ड डैश, तो शेयर होल्डर ऑप्शन उसके अंदर दिया रह सकता है, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन दिया रह सकता है, या कोर्ट, या तीनों का तीनों दिया रह सकता है। तो जो भी इसमें से राइट ऑप्शन रहेगा वो आपको ले लेना है। अभी स्टूडेंट नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है यहाँ पे दिया है, जब हम लोग को यहाँ पर हम लोग सेल करते, ठीक है, जब हम लोग को राइट शेयर्स मिलता है, राइट शेयर्स का हम लोग प्रीमियम यदि हम लोगों ने बेच दिया तो कहाँ पे लिखते हैं, इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव आपको इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग से पूछ सकता है। इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट से ऑब्जेक्टिव क्या आएगा आपको, देखो हम लोग को राइट शेयर्स मिला, राइट शेयर्स जब आप लोग शेयर्स वाला पढ़ोगे तो उसके अंदर आता है कि हमारे पास इतना राइट्स मिला, ठीक है, ये राइट में से मान लेते हैं कि हम लोगों ने राइट शेयर मेरे पास 5,000 आया, इसमें से मैंने सब्सक्राइब कर लिया, 3,000 खरीद लिया और 2,000 मैंने आउटसाइडर को बेच दिया। अब ये जो आउटसाइडर को हम लोग बेचते हैं इसको हम लोग ट्रांसफर करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। कहाँ पे आता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो आपको इसका ऑब्जेक्टिव कैसे बन सकता है, आपको आ सकता है कि प्रीमियम रिसीव ऑन सेल ऑफ राइट्स इज क्रेडिटेड टू डैश। तो यदि हम लोग ने जो प्रीमियम बेचा उसके जो राइट्स रहते हैं वो कहाँ पे क्रेडिट होते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ये हम लोग ने सोल्ड कर दिया आउटसाइडर को तो इसके प्रीमियम कहाँ पे आते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में। यदि हम लोग ने जिसको परचेस कर दिया, राइट शेयर्स को हम लोग ने परचेस किया, यदि हम लोग राइट शेयर्स को परचेस किया तो ये पूछ सकता है राइट शेयर्स को परचेस किया कहाँ पे आएगा, तो ये आता है इन्वेस्टमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में। कहाँ पे आता है, इन्वेस्टमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में आता है। राइट शेयर्स परचेस करते हैं तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट को हम लोग डेबिट करते हैं। आपको इसमें से आपको ऑब्जेक्टिव बन सकता है कि बोनस शेयर, ठीक है, बोनस शेयर इशू किया तो बोनस शेयर जो रहता है फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। बोनस शेयर कैसे मिलता है, बोनस शेयर्स जो रहता है वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। तो आपको दे सकता है कि बोनस शेयर इशू एज ए फ्री ऑफ कॉस्ट, यस। और बोनस शेयर किसको मिलता है, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, जो पहले से कंपनी के शेयर होल्डर रहते हैं, जो फुल्ली पेड अप शेयर होल्डर रहते हैं, सिर्फ उनको ही बोनस शेयर मिलता है। अभी इसके अलावा आपको क्या पूछा जा सकता है, लिखना नहीं बच्चा, राइट्स को यदि आउटसाइडर को बेच दिया, ये यहाँ पे देख बच्चा, ठीक है। अभी बोनस शेयर क्या मिलता है, फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलता है। दूसरा एक आता है बच्चा कंटीजेंट लायबिलिटीज। कंटीजेंट लायबिलिटीज के ऊपर भी बहुत बार ऑब्जेक्टिव बनता है। कंटीजेंट लायबिलिटीज, कंटीजेंट लायबिलिटीज मीन्स ऐसी लायबिलिटी जो हो भी सकती नहीं भी हो सकती है। तो कंटीजेंट लायबिलिटीज में क्या होता है, एरियर्स ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड। यदि हम लोग का डिविडेंड बाकी नहीं, एरियर्स ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड, तो एक कंटीजेंट लायबिलिटीज के अंदर आता है। किसके अंदर आता है, कंटीजेंट लायबिलिटीज के अंदर आता है प्रेफरेंस डिविडेंड। या हम लोग को कोई क्लेम है, ये सब। अभी आपको पूछ सकता है कि कंटीजेंट लायबिलिटीज को कहाँ पे शो करते हैं, तो बैलेंस शीट के नोट्स टू अकाउंट्स में आता है। कहाँ पे आता है, बैलेंस शीट के नोट्स टू अकाउंट्स में आता है, नोट्स टू अकाउंट्स में आता है। मतलब बैलेंस शीट के नीचे देता है, फुट नोट में देता है, फुट नोट में लिखना पड़ता है। ये जो कंटीजेंट लायबिलिटीज रहता है बैलेंस शीट के अंदर नहीं रहता है, फुट नोट के अंदर रिकॉर्ड करना पड़ता है। आपको इंटेंजिबल असेट्स पे बहुत बार आपको आया, ठीक है बच्चा, आपको बहुत बार आया कि इंटेंजिबल असेट्स कौन से हेड के अंदर शो होता है। जैसे एग्जांपल आपको दे देगा, गुडविल शो अंडर द हेड ऑफ किसके, कौन से हेड के अंदर आता है गुडविल, तो इंटेंजिबल फिक्स एसेट्स के अंदर आता है। किसके अंदर आता है, इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स के अंदर आता है। इंटेंजिबल फिक्स एसेट्स के अंदर अभी क्या क्या आ सकता है वो आपको याद रखना, ठीक है। गुडविल तो आता ही आता है, गुडविल के अलावा क्या आ सकता है, कॉपीराइट। तो कॉपीराइट कहाँ पे शो होगा, यदि कॉपीराइट दिया तो वो भी किसके अंदर आएगा, अंडर द हेड ऑफ इंटेंजिबल फिक्स एसेट्स। कॉपीराइट्स हो गया। पेटेंट्स आया तो कहाँ पे आएगा, ये भी इंटेंजिबल फिक्स एसेट्स के अंदर आ जाएगा, ठीक है। कॉपीराइट्स, गुडविल, पेटेंट्स, इसके अलावा आपको ऐसे कोई भी आइटम, ठीक है, जो इंटेंजिबल है, ठीक है। इंटेंजिबल जैसे सॉफ्टवेयर हो गया, हाँ सॉफ्टवेयर हो गया, इसके अलावा हमारा लाइसेंस हो गया, ये सब आइटम कुछ भी, लाइसेंस, सॉफ्टवेयर, पेटेंट, कॉपीराइट्स, गुडविल, ये कहाँ पे आता है, इंटेंजिबल फिक्स एसेट्स के अंदर आता है। शायद इसमें से कल एक ऑब्जेक्टिव आपको आ जाएगा, ठीक है। गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, इसमें से एक वर्ड आ जाएगा
उसको लिख देना है इंटेंजिबल फिक्स एसेट्स के अंदर आता है, ठीक है। आपको एक किसी न किसी में आपको मिल जाएगा, ट्रू फॉल्स में मिले, फिलिंग द ब्लैंक्स में आया, मैच द कॉलम, किसी न किसी में मिलेगा, कंफर्म मिलेगा। अभी मैं आपको कुछ ऐसे ऑब्जेक्टिव बताता हूँ जिसमें अपने को ट्रू फॉल्स बताने होते हैं। आप लोग को देखते हैं कि कुछ क्लियर है क्या, तो ट्रू फॉल्स भी मैं फटाफट बता देता हूँ। और वो ट्रू है तो उसको फॉल्स कैसे बनाया जा सकता है, फॉल्स है तो ट्रू कैसे बनाया जा सकता है चेंज करके। जैसे यहां पर एक क्वेश्चन है, डेप्ट इक्विटी रेशियो मेंटेन 2:1, ये ट्रू है कि फॉल्स है। एक कौन से चैप्टर से है, बायबैक, कौन से चैप्टर से, बायबैक। बोलता है बायबैक में डेप्ट इक्विटी रेशियो हम लोग को 2:1 मेंटेन करना पड़ता है, ट्रू है कि फॉल्स, ट्रू है। क्या है बच्चा, ट्रू है। डेप्ट इक्विटी रेशियो हम लोग को बायबैक में कितना मेंटेन करना पड़ता है, 2:2, तो ये ट्रू हो गया। यदि आपको सब में बोल दिया डेप्ट इक्विटी रेशियो मेंटेन 1:2 तो फॉल्स हो जाएगा। याद रखना ऐसे ही चेंज होता है, ठीक है, सेम ऑब्जेक्टिव रहता है बट उसके अंदर चेंजेस होता है। हमारा ट्रू का क्या है, डेप्ट इक्विटी रेशियो 2:1 होना चाहिए, तो ट्रू। 1:2 हुआ तो फॉल्स। यदि 1:1 हो गया तो फॉल्स, 5:1 हुआ तो फॉल्स। मतलब आपको सिर्फ ट्रू वाला पता रहना चाहिए, ठीक है। 2:1 के अलावा कुछ भी दिया तो क्या रहेगा, फॉल्स रहेगा। डेप्ट इक्विटी रेशियो आफ्टर बायबैक क्या होना चाहिए, 2:1 होना चाहिए। 2:1 के अलावा कुछ भी दिया तो आपका क्या होगा, फॉल्स हो जाएगा। यहां पर बोलता है हम लोग इंटरेस्ट पेड किया, इंटरेस्ट पेड किया तो कौन से कॉस्ट के अंदर आता है, फाइनेंस कॉस्ट के अंदर आता है, फाइनेंस कॉस्ट के अंदर आता है। आपको क्या लगता है, इंटरेस्ट पेड किया तो फाइनेंस कॉस्ट के अंदर आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, इंटरेस्ट पेड किया तो फाइनेंस कॉस्ट के अंदर आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना, ट्रू है। फाइनेंस का ही खर्चा है ना, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। यदि आपको यहाँ पे बैंक चार्जेस दे दिया तो भी कहाँ पे आता है, फाइनेंस कॉस्ट के अंदर आता है। मतलब जहां पर हम लोग पैसे से रिलेटेड करते हैं वो फाइनेंस कॉस्ट के अंदर आता है आपका। अभी देखो अच्छा मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ रहा है जिसके ऊपर आपको फिलिंग द ब्लैंक्स भी बन सकता है, ट्रू फॉल्स भी बन सकता है। आपको ऐसे आ गया यहां पर लैंड एंड बिल्डिंग इंक्रीजेस डैश अकाउंट क्रेडिटेड। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन से है तो लिखा है लैंड एंड बिल्डिंग इंक्रीज होगा तो कौन से अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट क्रेडिट होगा। देखो बच्चा इसके ऊपर तो कंफर्म एक ऑब्जेक्टिव बनेगा, वो क्या बन सकता है मैं आपको बताता हूं। सब लोग बहुत जल्दी से यहाँ पे फोकस करना बच्चा सबका। यहाँ पर आपको दे दिया लैंड एंड बिल्डिंग इंक्रीजेस कैपिटल अकाउंट कैपिटल रिडक्शन अकाउंट शुड बी क्रेडिटेड। यदि क्रेडिटेड दे दिया तो क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। आपको दे दिया लैंड एंड बिल्डिंग इंक्रीजेस कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिटेड आ गया तो क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। आपको ऐसा पूछ सकता है कि लैंड एंड बिल्डिंग इंक्रीजेस डैश अकाउंट डेबिटेड, कौन से अकाउंट को डेबिट कर देंगे। यदि लैंड एंड बिल्डिंग इंक्रीज हुआ तो कौन सा अकाउंट डेबिट होता है, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट्स क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। हो सकता है सिर्फ कल के दिन लैंड एंड बिल्डिंग के बजाय फर्नीचर दे दे, मशीन दे दे, बस आपको याद रखना है, बस आपको याद रखना, ठीक है बच्चा, कि यदि लैंड एंड बिल्डिंग इंक्रीज हुआ तो मतलब कोई भी एसेट्स इंक्रीज हुआ तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट क्रेडिट होता है और उसके जगह पे जो भी एसेट्स इंक्रीज हुआ वो क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो जो भी एसेट्स इंक्रीज हुआ रहेगा उसको क्या कर देंगे हम लोग, डेबिट कर देंगे, ठीक है। तो वहां पर जो भी एसेट्स इंक्रीज हुआ डायरेक्टली उससे हम लोग क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। तो आपको इसके ऊपर एक ऑब्जेक्टिव बनेगा। मान लो यहाँ पर उल्टा ही लाइबिलिटी से रिलेटेड दे दिया तो बैंक लोन डिक्रीजेस दे दिया, बैंक लोन डिक्रीजेस डैश अकाउंट क्रेडिटेड। यदि बैंक लोन डिक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है, तो कौन सा अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। और बैंक लोन अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। बैंक लोन अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट।
मैं यहाँ पर बैंक लोन एक एग्जांपल ले रहा हूँ, यहाँ पे कल के दिन कुछ भी आ सकता है, ठीक है, और आपको ये फिलअप करके भी दे सकता है, बैंक लोन डिक्रीजेस कैपिटल रिडक्शन अकाउंट क्रेडिटेड, ट्रू, ठीक है, कि भाई यहाँ पे बैंक लोन डिक्रीजेस कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिटेड, फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों के बेस पे कल आपको कंफर्म एक ऑब्जेक्टिव मिलेगा ही मिलेगा। ऐसे तो मैं 4 ऑब्जेक्टिव ऐसा कंफर्म ही बोल दिया हूँ, ठीक है, तो कंफर्म आपको मिलने वाला ही है, ठीक है। इसको साइलेंट करके दे बच्चा। तो यहाँ पर असेट्स इंक्रीज डिक्रीज, लायबिलिटीज इंक्रीज डिक्रीज का एंट्री बस याद करके जाओ, ठीक है। उसके ऊपर एक ऑब्जेक्टिव कंफर्म बनेगा ही बनेगा। चलो मैं वो एंट्री लिख के दे देता हूँ कौन कौन सी एंट्री है। वहाँ पे असेट्स के नाम चेंज रहेंगे। यदि असेट्स इंक्रीज क्या बोल दिया, असेट्स इंक्रीजेस बोला, तो एंट्री बन जाता है असेट्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट क्रेडिट हो जाता है। यदि असेट्स डिक्रीज आ गया, इसके ऊपर ऑब्जेक्टिव बनता है बच्चा, प्रैक्टिकल के ऊपर ही ऑब्जेक्टिव होता है, तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट हो जाएगा, टू असेट्स अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। लायबिलिटीज इंक्रीजेस, लायबिलिटीज यदि इंक्रीज हुआ तो एंट्री बन जाएगा कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट हो जाता है और लायबिलिटीज अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। लायबिलिटीज डिक्रीज हुआ, यदि लायबिलिटीज डिक्रीज हो गया तो लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट हो जाएगा, सीआर अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे एक ऑब्जेक्टिव पूछा है, ये तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, तो आई होप आपको क्लियर रहेगा। लिखा बाय बैक ऑफ शेयर कैन बी डन आउट ऑफ फ्री रिजर्व ऑफ द कंपनी। बोलता बाय बैक हम लोग फ्री रिजर्व में से कर सकते हैं क्या? हम लोग बाय बैक फ्री रिजर्व में से ही करते हैं, ठीक है। अभी अभी हमने पढ़ा बाय बैक जो रहता है वो फ्री रिजर्व से ही करते हैं। फ्री रिजर्व क्या होता है? प्रॉफिट एंड लॉस होता है, जनरल रिजर्व, रिवेन्यू रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम। तो बोला कि बाय बैक हम लोग फ्री रिजर्व में से कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते, ट्रू है। बाय बैक हम लोग फ्रेश इशू करके कर सकते हैं क्या? हाँ कर सकते, ट्रू है, ठीक है। बाय बैक फ्रेश इशू से कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। फ्री रिजर्व से कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, ठीक है। इसके ट्रू फॉल्स में बोलता है डिस्प्यूट इनकम टैक्स से इज ए कंटीजेंट लायबिलिटीज। बोलता है डिस्प्यूट हो रहा है, झगड़ा चल रहा है, ठीक है। डिस्प्यूट चल रहा है गवर्नमेंट से टैक्स का, तो ये हमारा कंटीजेंट लायबिलिटीज है क्या? डिस्प्यूट टैक्स देना है नहीं देना है, इससे रिलेटेड झगड़े चल रहे हैं, तो ये कंटीजेंट लायबिलिटीज होगा क्या? हाँ ये कंटीजेंट लायबिलिटीज होगा। डिस्प्यूट टैक्स जो है टैक्स, अभी इसमें क्या होगा, गवर्नमेंट यदि केस जीत जाती है तो हम लोग को देना पड़ेगा, गवर्नमेंट केस नहीं जीतती है तो हम लोग को नहीं देना पड़ेगा। तो ये सब क्या रहेगा, हमारा कंटीजेंट लायबिलिटीज ही होता है। कौन सी लायबिलिटीज रहेगी? कंटीजेंट लायबिलिटीज रहेगी। बायबैक रिजल्ट इज द रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल एक्सटेंड द फेस वैल्यू बॉट बैक। बोलता कि बायबैक करते हैं ना हम लोग, बायबैक करते हैं तो जितना कैपिटल रहता है ना, वो कैपिटल में से बायबैक जितना करते हैं उतने से कैपिटल कम हो जाता है, यहाँ से कम हो जाता है। जैसे पहले मेरे पास 10,000 था, हमने 2,000 का शेयर बायबैक कर लिया, तो 2,000 से मेरा कैपिटल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ट्रू है कि फॉल्स? ट्रू है ना। बायबैक करने से जितने फेस वैल्यू का हम लोग बायबैक करते हैं उतने से उसका कैपिटल का वैल्यू क्या हो जाता है, कम हो जाता है। जितने से हम लोग बायबैक करते हैं उतने से उसके फेस वैल्यू क्या हो जाता है, कम हो जाता है कैपिटल। तो याद रखना बायबैक से क्या होता है, शेयर्स का प्राइस कम होता है, ट्रू रहेगा। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बैलेंस ऑफ कैपिटल रिडक्शन अकाउंट्स ट्रांसफर टू डैश। बैलेंस ऑफ कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, जो बैलेंस रहता है कैपिटल रिडक्शन का, वो कहां पे ट्रांसफर करते हैं? बैलेंस ऑफ कैपिटल रिडक्शन अकाउंट ट्रांसफर टू डैश, कहां पे ट्रांसफर करेंगे इसको? जो बैलेंस रहता है कैपिटल रिडक्शन को कहां पे हम लोग ट्रांसफर करते हैं? कैपिटल रिजर्व में करते हैं। कहां पे करते हैं? कैपिटल रिजर्व में। याद रखना बच्चा, बैलेंस जो रहता है, ठीक है, जो बैलेंस रहता है कैपिटल रिडक्शन का, उसको हम लोग को ट्रांसफर करना पड़ता है कहां पे? कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ता है, ठीक है। जब आप लोग को याद रखें, हम लोग कैपिटल रिडक्शन अकाउंट बनाते हैं, टोटल मारते हैं, क्रेडिट साइड का अमाउंट ज़्यादा रहता है, दोनों साइड लिखते हैं, यहाँ पे जो डिफरेंस आता है उसको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं।
यदि हमने बैलेंस ऑफ कैपिटल रिडक्शन को कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दे तो एंट्री क्या बनता है, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। हो सकता है आपको एंट्री भी पूछ ले, ठीक है, कि बैलेंस जब हम लोग ट्रांसफर करते हैं डैश अकाउंट को क्रेडिट करते हैं तो कैपिटल रिजर्व अकाउंट क्या होता है, क्रेडिट हो जाता है। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट क्या हो जाता है, डेबिट हो जाता है, ठीक है। इंटेंजिबल एसेट्स राइट अप करते हैं, इंटेंजिबल एसेट्स को राइट अप करते हैं तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट क्या होता है, डेबिट हो जाता है। जो भी एसेट्स रहेगा इंटेंजिबल वो क्या हो जाता है, क्रेडिट हो जाता है। तो इस तरीके से हम लोग का ऑब्जेक्टिव यहाँ पर प्रैक्टिकल से रिलेटेड पूछ सकता है। दूसरा पूछा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर सो अंडर द हेड ऑफ इंटेंजिबल फिक्स एसेट्स। बोलता है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंटेंजिबल फिक्स एसेट्स के अंदर आता है। ट्रू है कि फॉल्स, ट्रू है, अभी अभी मैंने बताया, ठीक है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एक पूछा यहाँ पर है कि पूछा कि सेल प्रोसीड ऑफ सेल्स ऑफ राइट्स इंटाइटल टू क्रेडिट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बोलता है राइट शेयर्स का जो पार्ट्स हम लोग बेचते हैं उसको हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। ट्रू है कि फॉल्स है, ट्रू है ना। मैंने बताया कि राइट शेयर्स का जो पार्ट्स हम लोग बाहर वाले को सोल्ड कर देते हैं उसको कहाँ पे करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में करते हैं। जो खरीदते हैं वो इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग में आता है। नेक्स्ट लिखा है एरियस ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड सो अंडर द हेड ऑफ अदर करंट लायबिलिटीज। क्या लिखा है, जो प्रेफरेंस डिविडेंड का एरियस रहता है ना उसको हम लोग अदर करंट लायबिलिटीज के अंदर लिखते हैं। ट्रू है कि फॉल्स, फॉल्स है। अदर जो एरियस ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड रहता है, देखो हम लोग को बैलेंस शीट के नीचे लिखते हो कंटीजेंट लायबिलिटीज होता है। अभी मैंने बताया था, ठीक है, एरियस ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड कहाँ पे आता है, कंटीजेंट लायबिलिटीज होता है, ठीक है। नोट्स टू अकाउंट्स में उसको हम लोग लिखते हैं। लिखा कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस सो द अंडर द हेड ऑफ शेयर कैपिटल। बोलता है वर्क इन प्रोग्रेस सो द अंडर हेड ऑफ शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल के अंदर आता है क्या, वर्क इन प्रोग्रेस। फॉल्स है, शेयर कैपिटल के अंदर सिर्फ इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर आता है। तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। अभी आप लोग से मैं फटाफट 2-3 क्वेश्चन पूछता हूँ, आपको लोग इसके आंसर देना। हाँ यस, बोलता है इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग कवर डैश अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। AS 13 के अंदर आता है बच्चा, ठीक है। ये भी एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। यहाँ पे देखो बच्चा, जो इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग रहता है, इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग ये कौन से हेड के अंदर आता है, AS 13। आपको आ सकता है कल इसके ऊपर, ठीक है। इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग कौन से हेड के अंदर आएगा, AS 13 के अंदर आता है। और इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग के अंदर जो कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं हम लोग, कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं वो हम लोग वेटेज एवरेज मेथड से कैलकुलेट करते हैं। किससे कैलकुलेट करते हैं, वेटेज एवरेज मेथड से कैलकुलेट करते हैं। आपको पूछ सकता है कि इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग में जो कॉस्ट निकालते हैं वो कौन से मेथड से होता है। तो इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग में जो कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं वो किससे कैलकुलेट करते हैं, वेटेज एवरेज मेथड से कैलकुलेट करते हैं। इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग में जो कॉस्ट कैलकुलेट करते हो कौन सा मेथड होता है बच्चा, वेटेज एवरेज मेथड। हो सकता है आपको ट्रू फॉल्स में लिख दे कि इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग में कॉस्ट कैलकुलेटेड अंडर द फीफो मेथड, फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। कॉस्ट अकाउंटिंग जो हमारा इन्वेस्टमेंट में रहता है यहाँ पे कॉस्ट हम लोग किससे कैलकुलेट करते हैं, वेटेज एवरेज मेथड से कैलकुलेट करते हैं। कंपनी बायबैक ऑल दिस शेयर मस्ट भी क्या होना चाहिए, फुल्ली पेड अप होना चाहिए। बायबैक सिर्फ कंपनी कौन सा शेयर कर सकती है, फुल्ली पेड अप कर सकती है। मैंने लास्ट वाले में भी एक्सप्लेन किया था, ठीक है। कंपनी सिर्फ और सिर्फ फुल्ली पेड अप शेयर्स को ही बायबैक कर सकती है। आगे लिखा है कि जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस रहता है वो कौन से फॉर्म में बनाते हैं, तो वर्टिकल फॉर्म में बनाते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो रहता है वो कौन से फॉर्मेट में बनता है, वर्टिकल बैलेंस शीट में बनता है। किस में बनता है, वर्टिकल बैलेंस शीट के अंदर बनता है। इंटेरियम डिविडेंड डिक्लेयर बाय, इंटेरियम डिविडेंड कौन डिक्लेयर करता है, इंटेरियम डिविडेंड डिक्लेयर्ड बाय कौन डिक्लेयर करता है। याद रखना चाहिए इंटेरियम डिविडेंड जो रहता है वो 2 एनुअल जनरल मीटिंग के बीच में डिक्लेयर किया जाता है। कब डिक्लेयर किया जाता है, ये आपको ऐसे इसके ऊपर भी ऑब्जेक्टिव बन सकता है। इंटेरियम डिविडेंड डिक्लेयर बिटवीन 2 एनुअल जनरल मीटिंग, 2 एनुअल जनरल मीटिंग, 2 एनुअल जनरल मीटिंग में डिक्लेयर किया जाता है। और कौन डिक्लेयर करता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। कौन डिक्लेयर करता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिक्लेयर करता है, ठीक है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिक्लेयर करता है। याद रखना है इंटीरियम डिविडेंड कौन डिक्लेयर करता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिक्लेयर करता है। नेक्स्ट देखते हैं यहां पर,
यहाँ पे देखो क्या लिखा बच्चा, इथिक्स कम फ्रॉम कौन से वर्ड से आया है? हाँ, ग्रीक वर्ड से आया है। तो याद रखना है इथिक्स जो वर्ड्स है वो कौन से वर्ड से आया है? ग्रीक वर्ड से आया। किसके, कौन से वर्ड से है? ग्रीक वर्ड से है। इसके ऊपर भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, ठीक है, कि इथिक्स कौन से वर्ड से आया है। हाँ, तो इथिक्स जो रहेगा वो हमारा ग्रीक वर्ड से आया हुआ वर्ड है। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन कौन से सेक्शन के हिसाब से होता है? इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का सेक्शन है हमारा 66। कौन सा सेक्शन है? 66 सेक्शन के अंडर में हम लोग करते हैं, ठीक है। याद रखना है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन हम लोग करते हैं कैसे, कौन से सेक्शन के हिसाब से? 66 इसका रहेगा। कंपनी बायबैक ओन फंड का कितना बायबैक कर सकती है? बायबैक सिर्फ हम लोग 25% कर सकते हैं ऑफ ओन फंड। कंपनी सिर्फ अपने ओन फंड का 25% शेयर से बायबैक कर सकती है। नेक्स्ट है करंट इन्वेस्टमेंट वैल्यूड। करंट इन्वेस्टमेंट वैल्यूड करंट इन्वेस्टमेंट हम लोग वैल्यूड करते हैं कौन से बेस पे वैल्यूड करते हैं? कॉस्ट और मार्केट प्राइस। किसके ऊपर? कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस विच एवर लोअर। यहां पे लिखा बच्चा करंट इन्वेस्टमेंट को हम लोग वैल्यूड कौन से करते हैं? कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर लोअर। कॉस्ट और मार्केट में से जो लोअर रहता है उसके ऊपर हम लोग वैल्यूएशन करते हैं इन्वेस्टमेंट का। स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन अप्रूवल NCLT से। किससे अप्रूवल चाहिए रहता है? NCLT से चाहिए, ठीक है। आपको दे सकता है कि स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन इज द अप्रूव्ड NCLT। क्या रहेगा? NCLT से। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर पेड कौन से वैल्यू पे पेड किया जाता है? तो फेस वैल्यू पे। इंटरेस्ट डिबेंचर का किसके ऊपर निकाला जाता है? फेस वैल्यू के ऊपर निकाला जाता है। अभी एक और है यहाँ पे बच्चा, लाइव स्टॉक कौन से हेड के अंदर आएगा? लाइव स्टॉक कौन से हेड के अंदर आएगा? लाइव स्टॉक जो होता है, लाइव स्टॉक जो आता है टेंजिबल फिक्स एसेट्स के अंदर आता है। किसके अंदर आता है? टेंजिबल फिक्स एसेट्स के अंदर आता है। लाइव स्टॉक कौन से हेड के अंदर आता है बच्चा? टेंजिबल फिक्स एसेट्स के अंदर आता है। कंटीजेंट लायबिलिटीज कहां पे आता है? कंटीजेंट लायबिलिटीज को हम लोग फुट नोट में शो करते हैं। कंटीजेंट लायबिलिटीज को हम लोग कहां पे शो करते हैं? फुट नोट्स के अंदर शो करते हैं। दो मिनट अच्छा। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में कोई भी नई कंपनी नहीं बनती है। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन न्यू कंपनी फॉर्म नहीं होती। न्यू कंपनी कैन नॉट फॉर्म, ठीक है। हम लोग कोई भी नई कंपनी यहाँ पर नहीं बनाते, ठीक है। और इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में कोई कंपनी बंद होती है क्या? इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में कोई कंपनी बंद भी नहीं होती, ठीक है। कोई भी कंपनी लिक्विडेटेड नहीं होती है। बस इतना ऑब्जेक्टिव कर लेना बच्चा। इसके बाद हम लोग थियरी देखते हैं, फिर प्रैक्टिकल सम देखते हैं। अभी हम लोग स्टूडेंट यहाँ पे देखते हैं थियरी, ठीक है। थियरी भी आपको 20 मार्क्स का आता है। अभी 20 मार्क्स का अपना प्रोसेस क्या रहता है? एक तो 10 मार्क का क्वेश्चन आता है, या तो फिर अपने को 6 क्वेश्चन दिया रहेगा 5 मार्क्स का, जिसमें से अटेम्प्ट कितने करने रहते हैं? 4 आपको अटेम्प्ट करने होते हैं। अभी यहाँ पे देखना बच्चा, 4 जो अटेम्प्ट करने रहते हैं उसके लिए आपको करना क्या, कैसे अटेम्प्ट करना है। सबसे पहली बात तो हम लोग वो देख लेते हैं कि मान लो हम लोग एकदम ही कुछ भी नहीं आता, ठीक है, अनाड़ी के जैसा जाके बैठ गए, तो एग्जाम में ऐसे में क्या करना है? क्योंकि होता है बहुत लोग, ठीक है, एग्जाम में जाके बैठ जाते हैं, उनको नहीं आते रहता है, या एग्जाम से एक दिन पहले याद आता है कि चलो थियरी थोड़ा पढ़ लेते हैं,
20 मार्क उनको कुछ वैल्यू नहीं दिखता है 20 मार्क का, ठीक है। ये यहाँ पे देखो अच्छा, ऐसे कंडीशन में क्या करने का, वो 20 मार्क के लिए क्या करने का, जो भी पूरे सम के अंदर, जैसे फॉर एग्जांपल मान लेता हूँ कि मुझसे पूछ लिया कि कैपिटल रिडक्शन अकाउंट्स क्या होता है, मान लो ऐसा पूछ लिया, ठीक है। ये सब लोग यहाँ पे देखना अच्छा, मान लो पूछ लिया कि कैपिटल रिडक्शन अकाउंट्स बताओ, कैपिटल रिडक्शन का शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए बोल दिया, या फिर आपको शॉर्ट नोट्स बोल दिया इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन लिखने के लिए। बैठ के पढ़ ये यहाँ पे देखना अच्छा, अभी इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन यहाँ पे देखो अच्छा, यदि आपको मान लो कैपिटल रिडक्शन पूछ लिया, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन पूछ लिया और आपको कुछ भी नहीं आता, एकदम ब्लैंक हो, ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में आपको छोड़ना नहीं है, एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं। सिंपल सा मेरा लॉजिक है, क्या करने का, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन लिखने का। और इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन अपने को पता कौन से कैपिटल से, कौन सा अकाउंट से है, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन चैप्टर से कैपिटल रिडक्शन बनाना रहता है, ठीक है। तो दोनों में से मान लो कोई भी पूछ लिया, मान लो यहाँ पे कैपिटल रिडक्शन अकाउंट पूछ लिया, तो लिखने का कैपिटल रिडक्शन अकाउंट्स प्रिपेयर इन द अंडर ऑफ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, ठीक है। यदि इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन पूछा तो क्या लिखने का, अंडर द इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन प्रिपेयर कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, ठीक है। एक पॉइंट ऐसे बनाने का। दूसरा क्या करने का, आपको टोटल 24 ऑब्जेक्टिव दिया रहेगा और उसके अंदर जाके चेक करने का किसके साथ में इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन कैपिटल रिडक्शन मैच हो रहा है, ठीक है। जितने मान लो मान लेते बच्चा 24 ऑब्जेक्टिव है, तो इसका मतलब होता है कि बच्चा हर एक चैप्टर से कम 5 ऑब्जेक्टिव रहेगा। कितना रहेगा, 5 ऑब्जेक्टिव रहेगा। एक पॉइंट ये आपने बना के लिखा, इसके बाद इसमें से 5 ऑब्जेक्टिव लेने का विथ आंसर के साथ लिख देने का, ठीक है। तो आपने कुछ भी रॉन्ग नहीं लिखा है, सिर्फ आपको क्या रहेगा, 5 में से 5 मार्क्स न देके सामने वाला आपको 2-3 मार्क्स तो आंख बंद करके देगा, क्योंकि आपने रॉन्ग नहीं लिखा। जितनी भी ऑब्जेक्टिव आया रहेगा वो चैप्टर से रिलेटेड रहेगा और राइट रहेगा, मतलब वहां पे दिया रहेगा कि अंडर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन अप्रूवल रिक्वायर फ्रॉम द शेयर होल्डर, ठीक है। वो राइट पॉइंट है आपका। आपने कुछ नहीं, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के बारे में शॉर्ट नोट्स लिखना था, आपने वो पॉइंट उठा के लिख दिया, वो राइट है, ठीक है। कुछ भी रॉन्ग नहीं होता, मतलब वो ऑब्जेक्टिव में से क्या करने का, यदि आपको लगता है कि ब्लैंक को कुछ भी नहीं आता तो देखने का वो चैप्टर से रिलेटेड कौन कौन से ऑब्जेक्टिव, ट्रू फॉल्स का या आपको फिलिंग द ब्लैंक्स का, उसमें से सब मिला के 4 से 5 ऑब्जेक्टिव रहेगा। हर एक चैप्टर से 4 से 5 ऑब्जेक्टिव रहता ही रहता है। तो हर एक का क्या करने का, पॉइंटर बनाने का। एक पहला मीनिंग अपने मन से लिखने के, लेकिन ठीक है, पहले मीनिंग में आपको कुछ भी कॉपी नहीं करना है, मीनिंग आपको अपने मन से बना के लिखना कि जिस चैप्टर से रिलेटेड रहेगा, आपने थोड़ा बहुत पढ़ा है या नहीं पढ़ा तो अभी भी जाके पढ़ लो कि इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन क्या होता है, कैपिटल रिडक्शन क्या होता है, बायबैक ऑफ शेयर्स क्या होता है, सिर्फ मीनिंग पढ़ लो, ठीक है। और क्या करने का, लास्ट में आपको कुछ नहीं याद आता है तो देखने का उसमें से हर एक चैप्टर के 5-5 ऑब्जेक्टिव रहेंगे और यहाँ पे शॉर्ट नोट भी हर एक चैप्टर से एक रहेगा। तो एक शॉर्ट नोट्स के लिए आपको 5 पॉइंट मिल जाएगा। वो प्रॉपर वो लेने का, यहाँ पर फर्स्ट आपने मीनिंग अपने मन से लिख दिया, सेकेंड थर्ड ऐसे करके 5 पॉइंट लिखोगे, आपको 2.5 से 3 मार्क्स आपको इजीली मिलेगा, ठीक है। यदि आपने एकदम राइट लिखा तो फुल मार्क्स मिलेगा, लेकिन 3 से 4 यहाँ पे कुछ भी रॉन्ग नहीं होता है। मतलब आपको हर एक थियरी में 10 से 12 मार्क्स आप ला सकते हो विदाउट थियरी पढ़े हुए। अभी हम लोग को ये कब ऑप्शन यूज करना है, जब आपको कुछ भी नहीं आएगा तो करना है, ठीक है। कुछ आता है अभी हम लोग पढ़ेंगे, वो आएगा तो आपको वही लिखना, नहीं आता तो आप लोग ये ट्रिक यूज करना, 100% काम करेगी, कोई डाउट नहीं। यहाँ पर एक भी मार्क्स आपका कटने वाला नहीं है, कुछ न कुछ मार्क्स आपको मिलेगा ही। मतलब एग्जामिनर एकदम ही नहीं कटे करेगा। आपने पूरा ब्लैंक रखा तो आपको 0 मार्क्स मिलेगा, आपने गलत लिखा तो कट करके 0 मार्क्स देगा, लेकिन आपने उससे रिलेटेड लिखा तो कभी भी आपको 0 मार्क्स नहीं देगा। 2 मार्क्स 3 मार्क्स अपने हिसाब से आपको दे देगा, ठीक है। और सीधी सी बात है, उसके ऊपर ऑब्जेक्टिव बना तो वो सेंटेंस तो रॉन्ग हो ही नहीं सकता है, क्योंकि उसी चैप्टर से वो ऑब्जेक्टिव बनाया गया तो क्यों रॉन्ग रहेगा। तो उससे रिलेटेड आप पॉइंट वहां से लिख सकते हो। उसके बाद आपको लगता है कि एग्जाम्पल देके बताना है तो उससे रिलेटेड 1-2 सम भी आए रहेंगे, ठीक है। उससे रिलेटेड एडजस्टमेंट भी रहेगा, ठीक है। लिखने का एग्जाम्पल, जैसे मान लो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के बारे में पूछना है तो लिख देने का, अंडर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन एसेट्स इंक्रीजेस, फॉर एग्जाम्पल कोई ना कोई एडजस्टमेंट आपको दिया रहेगा इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन की, एसेट्स एंड लायबिलिटीज रीवैल्यूड हो गया, प्लांट एंड मशीनरी रीवैल्यूड हो गया। तो सम के अंदर से क्या करने का, 1-2 एडजस्टमेंट उठाने का, एग्जाम्पल वर्ड लिख के उसके नीचे क्या कर देने का, लिख देने का। आराम से 3-3 मार्क्स 4-4 मार्क्स आपको मिल जाएगा, हर एक का थियरी का मिल जाएगा, ठीक है। कुछ नहीं आता तो लास्ट मोमेंट पे ये यूज करने का। बाकी अभी हम लोग थियरी पढ़ते हैं, ठीक है। हर एक चैप्टर के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ऐसा लगता है कि आ सकता है उसको हम लोग पढ़ लेते हैं यहाँ पर। अभी ऑनवर्ड से क्या लिखेंगे बच्चा, मैं बता रहा हूँ बुक का लिखने के लिए।
बताने बच्चा बायबैक मीन्स क्या होता है। कंपनी जब खुद का शेयर परचेस करते हैं उसको हम लोग बायबैक करते हैं। बायबैक मीन्स रीपरचेस इट द ओन शेयर, बता रहा हूँ ना। ये सब लोग यहाँ पे देखना बच्चा। सबसे पहले बायबैक ऑफ शेयर्स का हम लोग इंपॉर्टेंट थियरी देखते हैं, ठीक है। तो आपको सबसे पहले बायबैक, आपको शॉर्ट नोट्स पूछा जा सकता है कि बायबैक ऑफ शेयर्स क्या है। बायबैक ऑफ शेयर्स ये आपको पूछा जा सकता है बेनिफिट ऑफ बायबैक, बेनिफिट ऑफ बायबैक, या रीजन ऑफ बायबैक। अभी एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंस नहीं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तीनों में से कोई भी पूछे एक ही आंसर लिखने का। रीजन पूछा, बेनिफिट पूछा, सिर्फ बायबैक लिख के दिया, एक ही क्वेश्चन लिखने का, ठीक है, एक ही आंसर लिखने का। अभी इसका हम लोग मीनिंग लिख लेते हैं, ठीक है। बायबैक मीन्स क्या होता है, मैं आपको थोड़ा सा मीनिंग लिखता हूँ, बाकी मैं पढ़ के बता देता हूँ। देखो चाहिए यहाँ पर सबसे पहले मीनिंग लिखने का। Buyback is the process by which company buy back its shares from the existing shareholder. Usually at a price higher than the market price. याद रखना बच्चा, आपको सिर्फ बायबैक ऑफ शेयर्स लिख के दिया ना, तो भी मीनिंग लिखने के बाद बेनिफिट रीजन लिखने का। आपको बेनिफिट ऑफ बायबैक पूछा तो भी मीनिंग और प्लस बेनिफिट रीजन लिखने का। रीजन पूछा तो भी लिखने का, ठीक है। मैं यहाँ पर डिटेल में नहीं लिख रहा हूँ, आपको नोट शेयर कर दूंगा, आप लोग पढ़ लेना, ठीक है। इसके एक्सप्लेनेशन बता देता हूँ, ठीक है। इसके मेन पॉइंट्स लिख के एक्सप्लेनेशन बता देता हूँ। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कल हो सकता है, इसमें एक क्वेश्चन आ ही जाएगा एग्जाम में। ये देखो अच्छा यहाँ पे क्या लिखा है, आपको ये सब पॉइंट को थोड़ा जब पीडीएफ में आपको भेज दूंगा तो आप लोग उसको लेकर एक्सप्लेन कर देना, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या लिखा है बच्चा, बायबैक मीन्स क्या होता है, मीनिंग में लिखने का आपको। बायबैक इज द प्रोसेस बाय विच द कंपनी बायबैक इज द शेयर फ्रॉम द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। बायबैक का मतलब क्या होता है, जब कंपनी खुद का शेयर रिटर्न बायबैक करती है, खुद का शेयर जब खुद खरीदती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बायबैक ऑफ शेयर्स बोलते हैं। किससे खरीदती है, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, जो कंपनी के पहले शेयर होल्डर रहते हैं। यूजली एट अ प्राइस हायर देन द मार्केट प्राइस, और कितने में खरीदती है, जो भी मार्केट प्राइस रहता है उससे ज़्यादा प्राइस में खरीदती है। जो मार्केट प्राइस रहता है उससे ज़्यादा प्राइस में खरीदती है। अभी इसके बेनिफिट क्या होता है, क्यों करती है, इसके पीछे रीजन क्या है। इसके पीछे रीजन रहता है इंक्रीज द डिविडेंड पर शेयर। यदि कंपनी खुद का शेयर रिटर्न परचेस करती है तो इससे कंपनी का शेयर्स क्या हो जाता है,
डिविडेंड क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो उसके अंदर लिख देने का बच्चा यहाँ पर, ड्यू टू द इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग आफ्टर द बाय बैक शेयर डिविडेंड पर शेयर इंक्रीज, डिविडेंड पर शेयर क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। नहीं लिखने आता तो वो भी बताता हूँ, ठीक है। नहीं लिखने आता, पॉइंट याद है, नहीं एक्सप्लेन करने आता तो उसके भी अपने पास सोल्यूशन है कैसे एक्सप्लेन करना है। कैसे, जब ये पॉइंट कैसे एक्सप्लेन करने का, हम लोग क्या लिख रहे हैं, बेनिफिट लिख रहे हैं या रीजन लिख रहे हैं। आपको एग्जाम में बेनिफिट पूछ सकता है या रीजन पूछ सकता है। मान लो बेनिफिट लिख रहे हैं तो पहले पॉइंट लिखने का, अंडरलाइन करने का, फिर लिखने का अंडर बाय बैक, अंडर द बाय बैक वन ऑफ द बेनिफिट अंडर बाय बैक, ठीक है। हम लोग कौन से चैप्टर का सम है, बाय बैक का। तो लिखने का अंडर द बाय बैक ऑफ शेयर्स वन ऑफ द बेनिफिट, यदि बेनिफिट पूछा तो बेनिफिट वर्ड डालने का, रीजन पूछा तो रीजन। वन ऑफ द इंपॉर्टेंस बेनिफिट या वन ऑफ द इंपॉर्टेंस इसका क्या रहता है, रीजन टू इंक्रीज द डिविडेंड पर शेयर। सेम सेंटेंस को रिपीट कर देने का, ठीक है। लेकिन पहले पॉइंट डालने का, लिखने का अंडर द बायबैक ऑफ शेयर, ठीक है। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रीजन, ठीक है, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रीजन टू इंक्रीज डिविडेंड पर शेयर, एक अपना सेंटेंस बन गया, काम हो जाता है, ठीक है। फिर दूसरा जब पॉइंट लिखने का ना, लिखने का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ कैपिटल, तो लिखने का अंडर द बायबैक ऑफ शेयर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। एक में इंपॉर्टेंट लिखने का, एक में मोस्ट इंपॉर्टेंट बताने का, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन टू मोस्ट इंपॉर्टेंट टू यूटिलाइजेशन ऑफ कैपिटल, ठीक है। कैपिटल को यूटिलाइज करना है, इसलिए बहुत जरूरी है। ये सब सेंटेंस जो होता है ना, कभी रॉन्ग नहीं होता है, वो रॉन्ग नहीं होता, ठीक है। वो उसको एग्जामिनर कट नहीं कर सकता इसमें, क्योंकि वो कुछ गलत नहीं लिखा है। इंपॉर्टेंट मतलब जरूरी है तो है, बात खत्म, ठीक है। रीजन है तो है, उसमें कुछ नहीं। तो इस तरीके से घुमा के यदि लिखोगे तो आपको कभी भी मार्क्स कट नहीं होगा। लिखने का थर्ड यहाँ पे पूछा इंप्रूव इन ईपीएस, बोलता है अंडर द बायबैक ऑफ शेयर्स इंक्रीज द ईपीएस पर शेयर। वापस से सेंटेंस को लिख देने का, एक बार क्वेश्चन लेने का जो दिया गया है, रीजन पूछा गया तो रीजन वर्ड डालने का, फिर एक दो वर्ड अपना डालने का, फिर सेम सेंटेंस को कॉपी कर देने का जो पॉइंट लिखे हो। हाँ, तो ऐसे क्वेश्चन है इसके रिलेटेड, ठीक है। इस तरीके से यदि आप बना के लिखते हो ना तो आपको कट नहीं होगा, ठीक है। यदि मैं बता रहा हूँ कि यहाँ से आपको और इसके बाद भी कम पड़ता है तो ऑब्जेक्टिव में से एक दो पॉइंट उठा के डाल देने का, ठीक है। कम पड़ा तो ठीक है, अदरवाइज अपने को एक पेज मिला जुला के लिख देने का। एग्जामिनर रोते गाते 3-4 मार्क्स दे ही देगा, उसके घर से मार्क्स नहीं जाता। आपने लिखा है, रिलेटेड लिखा है तो दे देगा। टीवाई के एग्जाम में वही फेल होता है जिसको पता नहीं होता कैसे पास होना है। तो सब मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है, कि कैसे पास होना है। क्या हुआ? नेक्स्ट देखो, चाहे दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या, बायबैक ऑफ शेयर से एक क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है, दूसरा है, और ये दोनों में से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। हाँ, तो हर एक चैप्टर के दो क्वेश्चन बताने पड़ेंगे बच्चा ना। अभी एक ही बताया, कल को पेपर में आ गए थे मुझे बोर्ड वाले उठा ले जाएंगे। क्या आपने पेपर पहले से बता था क्या? तो एक दो बताना पड़ेगा सेफ्टी की। अरे नहीं, वो लोग ऐसा नहीं माने, वो लोग नहीं मानेंगे। ऊपर से मैं कॉलेज में पढ़ा था तो बोलेंगे कि आपने लिख किया रहेगा। पेपर भेज देते क्या रात को? नहीं कर सकते ना, हम लोग एक्स्ट्रा पढ़ के जाएंगे। रात को पेपर आता है क्या कॉलेज में? काम करो ऑफलाइन जाओ, नहीं। लोगों को पर्ची रिसीव करो, बंद करो ना। फूटेगा तो फूटेगा, पेपर मिलेगा। ग्रुप बनाना पड़ेगा। बना दे चालू है नाम अतुल सर का एक लिख ग्रुप मत बना, एक ग्रुप में से अतुल सर को निकाल, अतुल सर को भी रहने देना, सबको ऐड कर दे। ये देखो यहाँ पे क्या लिखे, चेक कर। ए ग्रुप में लेके क्लासेस के ग्रुप में बच्ची ए यहाँ पे देखो बच्चा, बाबू का नाम लिखो। एक कंडीशन ऑफ बायबैक, ए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चा। एक ऊपर वाला और एक दोनों में से एक सम कल कंफर्म आ रहा है, ठीक है। मतलब एक आ ही रहा थियरी क्वेश्चन कंडीशन, वो आएगा हाँ, दोनों में से एक कंफर्म आ रहा है, ठीक है। कंडीशन ऑफ बायबैक तो सबसे पहले इसके अंदर भी बायबैक, हाँ, कंडीशन ऑफ बायबैक के अंदर बच्चा सबसे पहले मीनिंग ऑफ बायबैक लिख देने का, ठीक है। मीनिंग ऑफ बायबैक आप लोग को जो मैंने बताया था वो लिख देने का। तो सबसे पहला कंडीशन रहता है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ बायबैक, हेडिंग डालने का। अभी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ बायबैक के अंदर क्या लिखेंगे बच्चा, मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है बायबैक ऑफ शेयर्स should not
exceed 25% of paid up capital प्लस फ्री रिजर्व। तो पहला कंडीशन बायबैक का, ठीक है, अपने मन से इसके अंदर लिख देना, ठीक है, अंडर द कंडीशन ऑफ कंपनी एक्ट, ठीक है, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ बायबैक ऑफ शेयर्स शुड नॉट बी एक्सीडेंट 25% ऑफ पेड अप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व। ये तो हम लोग को उसमें भी काम आता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग जब नॉर्मल फॉर्मेट बनाते हैं तो उसके अंदर भी 25% से ज़्यादा हम लोग बायबैक नहीं कर सकते हैं। तो यदि कंडीशन ऑफ बायबैक बोला ना बच्चा, वो चारों हम लोग फॉर्मेट बनाते हैं ना, पहले ये 1 2 3 लाइन लिखने का और पूरा फॉर्मेट और छाप देना है। कल के दिन यदि कंडीशन ऑफ बायबैक आया तो मजाक नहीं बच्चा, यदि कंडीशन ऑफ बायबैक आ गया तो सर्टेन मैक्सिमम अमाउंट ऑफ बायबैक वाला जो फॉर्मेट होता है ना, पूरा टिकटो छाप देने का नीचे, हाँ पूरा फॉर्मेट 1 2 लाइन ये लिख देने का, मीनिंग कि एग्जामिनर को लगे कि आपको लिखने आता है, ठीक है, उसके बाद फॉर्मेट बना के लिख देने का। आप पेपर गए चेक करते समझ में आ गया। सर से दुआ रहनी चाहिए। कल ग्रुप बनाएंगे, सर, आप कौन सी सेंटर में प्रभु जा का रहे हैं? नाम लेके आते सर का नाम। नहीं रे सर, उसमें अंधेरे सर आप किधर हो सुपरवाइजर के लिए? कहीं पे नहीं हो। बता दो सर, जल्दी बता दो। सेटिंग करने के लिए। शिवपुर साइड से लगे तो मजा आ जाएगा। चेंबूर सब जाएंगे। गवर्नमेंट का जाना ही पड़ेगा। ये देखो चाहिए यहाँ पर कम मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स बायबैक नॉट एक्सीडेंट 25% ऑफ पेड अप कैपिटल। दूसरा कंडीशन होता है मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स हम लोग कितना बायबैक कर सकते हैं, 25%। कितना, 25%। तो नंबर ऑफ शेयर्स का 25% बायबैक करने का। एग्जाम्पल, नंबर ऑफ शेयर्स इंटू 25%, ठीक है, ऐसा निकाल के दिखा देने का। 1 लाख नंबर ऑफ शेयर्स है, इसका 25% कितना होता है, 25,000। तो कंपनी दूसरा कंडीशन फुलफिल करना चाहिए, मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स बायबैक कितना होना चाहिए, 25%। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ बायबैक कितना होना चाहिए, 25% होना चाहिए। पेड अप कैपिटल और फ्री रिजर्व का होना चाहिए, दोनों अलग अलग चीज़ें है, ठीक है, 2 पॉइंट्स। आगे थर्ड पॉइंट यहाँ पे आता है, थर्ड डेप्ट इक्विटी रेशियो आफ्टर बायबैक। डेप्ट इक्विटी डेप्ट इक्विटी रेशियो हेडिंग डालने का, और याद से बच्चा वो फॉर्मेट लिख देना। इसके नीचे बनेगा हाँ ऐसे थोड़ा थोड़ा लिख के, फॉर्मेट। हाँ 5 में से 5 मार्क्स मिलेगा फिर। सर ये वाला करना है कि 10-10 मार्क्स का जो आते हैं वो करने हैं? ये करने का, ये भी 20 ना भाई, 20 मार्क्स पास हो गया, 40 मार्क्स पास। ये देखो यहाँ पे लिखने का बच्चा डेप्ट इक्विटी रेशियो का हेडिंग डालने का, लिखने का डेप्ट इक्विटी रेशियो आफ्टर बायबैक नॉट एक्सीड 2:1 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये कंडीशन, तीसरा कंडीशन ये रहता है। पासिंग कितना है सर? 40%। 36 तक लाएगा तो ग्रेस उसमें मिलकर पास कर देंगे। भाई ने क्या बोला था, अगर कोई तो स्टूडेंट पेपर 30 में डालेगा, रीचेकिंग में ना, स्टूडेंट रीचेकिंग में बात बनती है। पास हो जाएंगे। मुझे पता है रे पास हो, इतना पढ़ के फेल हो गया तो पढ़ाई छोड़ दूंगा, बोला वो 28 आ गया 21 के और पहले मार्क्स पता चल सकता है। बिजनेस पास कैन नॉट इशू सेम क्लास ऑफ शेयर विथ अ पीरियड 6 मंथ। देखो यहाँ पे लिखने का बच्चा 4th हेडिंग डालने का, इशू ऑफ सेम क्लास शेयर। तो लिखने का कंपनी कैन नॉट इशू सेम क्लास ऑफ शेयर विद इन 6 मंथ। 6 महीने तक कंपनी कोई भी नया शेयर इशू नहीं कर सकती, ठीक है। तो ये सब तो अपना ऑब्जेक्टिव में भी ये सब कॉन्सेप्ट बताया था, तो वही सब मिला जुला के यहाँ पे लिख देने का। अभी बायबैक का बच्चा 5 मार्क्स समझ जा रहा हो, कंफर्म हो गया, ठीक है, आएगा ही आएगा यहाँ पर। अभी हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में चलते हैं, रुक जाओ। जल्दी कर बच्चा। सांस ले लो। कितना लिख दिए तो मार्क्स देना ही पड़ेगा भाई। ये समझ तो बच्चा नेक्स्ट चैप्टर हम लोग अभी इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के 2 इंपॉर्टेंट थियरी करते हैं, जिसके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहेगा। उसमें आने वाला क्या हुआ? एक पढ़ा और 2 पढ़ा, एक पढ़ो आएगा बेटा।
एक ही पढ़ाना मतलब सेम पेपर मेरे पास रहे तो ना। एक पढ़ा वही आना चाहिए। लाइव ब्लॉग चालू है जबरदस्त। और बोले हैं मेरा नाम जब लेना पेपर के पहला सब पास लेके अतुल सर का नाम। ऐसा बात तो है, ऐसा पढ़ाई आप। लाइनिंग लिखाएगी। ये देखो चाहिए इसके अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट पूछ सकता है आपको, या आपको बोल सकता है रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट। यहाँ पे देखो अच्छा it is nominal accounts prepared to debit to all the losses and जा credit the income balance of capital reduction account transfer to capital reserve। इसको चालू करने में चाहिए इसका प्रयोग होगा। ये देखो चाहे यहाँ पर यदि आपको सम में कल के दिन आपको पूछ लिया कि इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन क्या होता है, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट्स क्या होता है, तो लिख देने का इट इज द नॉमिनल अकाउंट। से कौन सा अकाउंट्स होता है? नॉमिनल अकाउंट होता है, मतलब जिसके अंदर हम लोग को कोई चीज़ का खर्चे होते हैं तो डेबिट में लिखना पड़ता है, इनकम होता है तो कहाँ पे लिखते हैं हम लोग? क्रेडिट साइड में लिखते हैं। ठीक है, ये लॉक है बच्चा, इसको ऑन कर। अरे यार लॉक कैसे हो जा रहा है देख। ये देखो अच्छा यहाँ पर लिख देने का, इसके बाद लिखने का बैलेंस ऑफ, यहाँ पे हम लोग का क्या होता है? इट इज द नॉमिनल अकाउंट प्रिपेयर टू डेबिट द ऑल द लॉसेस एंड फिक्टिशियस एसेट्स को हम लोग डेबिट करते हैं, और इनकम को क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं, क्रेडिट द इनकम। बैलेंस ऑफ कैपिटल रिडक्शन अकाउंट ट्रांसफर करते हैं हम लोग कहाँ पे? कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं। इसका इसके बाद हेडिंग डाल देने का प्राइमरी एम टू प्राइमरी एम ऑफ कैपिटल रिडक्शन अकाउंट capital reduction account to write up fictitious assets and intangible assets प्राइमरी एम रहता है इसका राइट अप करने का इंटेंजिबल और फिक्टिशियस एसेट्स को। और इसके बाद ना एक फॉर्मेट बना के बता देना, ऐसे बच्चा एक फॉर्मेट बनाना कैपिटल रिडक्शन अकाउंट का, और यहाँ पर लिख देना। ठीक है, डेबिट में जो जो आइटम आता है, जैसे यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस आता है,
गुडविल आता है, एक कोई एसेट्स डिक्रीज हुआ रहेगा वो लिख देने का। इस साइड में इक्विटी शेयर कैपिटल आता है, और बैलेंस शीट छाप देंगे। बैलेंस शीट कैपिटल रिडक्शन अकाउंट बनाने का, ठीक है। तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट यदि जैसे बनाने आता है वैसे एग्जाम्पल देकर बना देने का, और इसके मार्क्स आपको मिल जाएंगे इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के या कैपिटल रिडक्शन अकाउंट पूछेगा तो। ये 2-3 पॉइंट अपने से लिखने के, ये सब तो अपने मन से बनाने को, अच्छा ठीक है। इसके अंदर मैं दिया हूँ PDF के अंदर, एक बार पढ़ लेना और वो सब बना देने का, ठीक है। अभी इसके अंदर दूसरा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाँ सर, हाँ? अगर 36 पे आया तो 36, 35 फिलहाल हम लोग ऐसा कुछ आने का सोच ही नहीं रहे हैं। तेरे बारे में सर कुछ और सोचो। वो क्या लिखा है? Assets कहाँ पे? फॉर्मेट के ऊपर फॉर्मेट के ऊपर नहीं, ये तो इसका है, राइट ऑफ फिक्टिशियस एसेट एंड इंटेंजिबल एसेट्स। फॉर्मेट के ऊपर कैपिटल रिडक्शन अकाउंट लिखने का, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट बनाते हैं ना, वैसे कैपिटल रिडक्शन अकाउंट बना के एग्जांपल के तौर पे कुछ न कुछ लिख देने का। उसके अंदर जो आइटम डेबिट साइड में आता है वो सब लिख देने का, वो या ऊपर सम दिया रहेगा ना, वो सम में से उठा के कुछ आइटम को लिख देने का डेबिट क्रेडिट में कैपिटल रिडक्शन के। और दूसरा यहाँ पे पढ़ने का बच्चा डिफरेंस बिटवीन, ये दूसरा बता रहे हो ना। हाँ, डिफरेंस बिटवीन इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन आता ही है। सर जो भी बता रहे सब आने ये आएगा, सब सुन लो, सब बता के सब आने वाले हैं। ये आता ही है। अक्षय कुमार का पिक्चर है जॉली LLB। ये देखो बच्चा, यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन पूछा जाता है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में और एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन में। अभी इसमें से 2 क्वेश्चन आप लोग खुद बनाना है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग कोई इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन वर्ड में लिख रहा हूँ, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। यदि यहाँ पे एग्जाम में मान लो आपको पूछ लिया इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनी के बारे में, तो इसका जो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का पार्ट रहेगा ना, शॉर्ट नोट्स के अंदर छाप देने का, मतलब इस साइड वाला जो पार्ट्स रहेगा। यदि शॉर्ट नोट्स पूछ लिया, सिर्फ पूछ लिया इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनी के बारे में लिखो, ठीक है। तो इस साइड का जो पार्ट्स रहेगा वो उठा के सिर्फ छाप देने का। डिस्टिंग्विश पूछा तो दोनों साइड का, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों साइड का लिखने का, ऐसा बनाने का। आता ही है। इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों साइड का लिखने का, ठीक है। सबसे पहला कंडीशन इसमें लिक्विडेशन होता है। यही सब हेडिंग बच्चा सिर्फ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनी हेडिंग पूछ लिया ना, तो भी यहाँ पे लिख देने का। लिक्विडेशन ऑफ कंपनी, ये तुम लोग बैठ के पढ़ लो बच्चा, कल इन लोग का थोड़ा एग्जाम है, ठीक है। आज के दिन पढ़ लो और तुम लोग। दादागिरी का दूध करना। अभी देखो यहाँ पे बच्चा इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन देखो क्या दिया है। अभी लिक्विडेशन ऑफ कंपनी पूछा, तो यहाँ पर नॉट लिक्विडेटेड, यहाँ पे लिख देना है अंडर द इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन कंपनी इज नॉट लिक्विडेटेड। मेन पॉइंट मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है, पूरा सेंटेंस नहीं लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे नॉट लिक्विडेटेड, कंपनी इज नॉट लिक्विडेटेड, कंपनी इज नॉट लिक्विडेटेड। याद रखना बच्चा, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का शॉर्ट नोट पूछा ना, तो भी यही हेडिंग डालने का, लिक्विडेशन ऑफ कंपनी, और उसके अंदर ये लिख देने का, ठीक है। ये हेडिंग डाल के इस साइड वाला पार्ट्स पूरा छाप देने का उसके अंदर। और यहां पर क्या होता है, एग्जिस्टिंग कंपनी लिक्विडेटेड, एग्जिस्टिंग कंपनी लिक्विडेटेड। यहाँ पे एग्जिस्टिंग कंपनी जो रहती है वो लिक्विडेटेड हो जाती है, मतलब बंद हो जाती है। न्यू कंपनी, इससे ऑब्जेक्टिव भी क्लियर हो जाएगा बच्चा, ठीक है। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में कोई भी कंपनी लिक्विडेट नहीं होती है, वहां पे लिक्विडेट हो जाती है। लिक्विडेट का मतलब होता है बंद होना, ठीक है। यहाँ पर कोई इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में कोई भी कंपनी बंद नहीं होती, लेकिन यहाँ पर एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन में कंपनी क्या हो जाती है, बंद हो जाती है। न्यू कंपनी, नो न्यू कंपनी फॉर्म, यहाँ पर कोई भी न्यू कंपनी फॉर्म नहीं होता है। लिक्विडेशन का मीनिंग क्या बोला सर आपने? लिक्विडेशन मतलब होता है क्लोज होना, बंद हो जाना। और यहां पर न्यू कंपनी फॉर्म होता है। कैसे लिखने का, इसका सेंटेंस कैसे बनाने का,
देखो यहाँ पे बच्चा सेंटेंस कैसे बनाने का, अंड इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन नो न्यू कंपनी इज द फॉर्म, ठीक है। यहाँ पे कैसे लिखने का है, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन न्यू कंपनी वाज द फॉर्म, ठीक है। ऐसे मेन पॉइंट जो है मैं वो लिख रहा हूँ, आपको इसके साथ सेंटेंस बनाने आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे लिखने का यहाँ पे लिखने का फर्स्ट वाले में बिटवीन इतना लिख के चलेगा। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, अंडर द इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन कंपनी इज नॉट लिक्विडेटेड, ठीक है। और यहाँ पे लिखने का अंडर द एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन एग्जिस्टिंग कंपनी द लिक्विडेटेड, ठीक है। उसको बना के पॉइंट बना के लिख देने का, मेन जो पॉइंट है मैं लिख रहा हूँ। सिर्फ शॉर्ट नोट्स और डिस्ट्रीब्यूशन दोनों बता रही हाँ दोनों बता रहा हूँ, शॉर्ट नोट्स भी बता रहा हूँ, डिस्टिंग्विश में भी थोड़ा इसको एक्सप्लेन करके लिखने के बता रहा हूँ कि कैसे एक पॉइंट उठाने का और उससे रिलेटेड लिख देने का यहाँ पर। अगर शॉर्ट नोट्स आया तो ना इंटरनल के शॉर्ट नोट्स भी आएगा, डिस्ट्रीब्यूशन भी आएगा। हाँ ये तो आएगा, वो क्या डिस्ट्रीब्यूशन खुद का आने वाला है। सिद्धांत को एक्सपीरियंस हो गया है, 2-3 बार और देगा ना तो अगली बार से पेपर बताएगा। इसको बाजू में बिठा रही है, इसको बाजू में बिठा रही है, सुनना। ए यहाँ पे देखना बच्चा, तेरे को तो पता नहीं करे 2-4 क्वेश्चन। ए यहाँ पे देख बच्चा, कैपिटल रिडक्शन, तो इंटर यहाँ पे क्या होता है, मालूम कैसे पड़ेगा फिर, ये देखा नहीं। इन्वॉल्व रिडक्शन ऑफ द कैपिटल। यहाँ पे कैपिटल क्या होता है, रिडक्शन होता है। यहाँ पर डज नॉट इन्वॉल्व रिडक्शन ऑफ कंपनी। यहाँ पे कंपनी क्या होता है, रिडक्शन होता है, और यहाँ पे कंपनी रिडक्शन नहीं होता है, ठीक है। ये तुम लोग का एफए का पेपर हो गया ना, कैसा आया दिखा, आया नहीं था। ऐसा हो ही नहीं सकता। आणि 5 जनरल इंटू 5 करने वाला 5 मार्क का 15 मार्क के वर्ग से करने दादा दिखा पेपर दिखा ना तेरा। तुम बेकार पेपर बनाया साले ने। ये लीगल प्रोविजंस देखो क्या लिखा है यहाँ पे बच्चा, अरे अब भी दिक्कत है। प्रॉफिट ऑफ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन जो रहता है बच्चा, सेक्शन कंपनी एक्ट 2013 के हिसाब से सेक्शन 66 के अंदर आता है। और एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन किसके अंदर आता है, कंपनी एक्ट सेक्शन 232 के अंदर आता है। इसे जल्दी से नोट डाउन करो बच्चा, इसके बाद हम लोग इन्वेस्टमेंट अकाउंट पे चलते हैं। सर मैं क्या बोल रहा हूँ, सर पेपर बनाते रहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखो बच्चा, नेक्स्ट चैप्टर हम लोग इन्वेस्टमेंट के 2 थियरी देखते हैं बच्चा। बराबर क्यों नहीं है? ये देखो बच्चा, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग में देखो बच्चा क्या पूछ सकता है आपको, इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट आता है एक्स इंटरेस्ट और कम इंटरेस्ट क्या होता है, ये आपको पूछ सकता है। इम्पोर्टेंट क्या होगा? इंपॉर्टेंट नहीं बता रहा, हो जाएगा भाई। कम इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं? अंदर स्थिर गए तू क्या फिर लगे ना एक्स इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट से हटाओ तो ये देखो चाहे एक्स इंटरेस्ट और कम इंटरेस्ट यहाँ पे आ सकता है, जो कि AS 13 के अंदर आता है। आपको यहाँ पर आपको ऑब्जेक्टिव भी पूछ सकता है कि AS 13 किससे रिलेटेड होता है, तो पर्सनल इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड होता है। किससे होता है, पर्सनल इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, ठीक है। तो यहाँ पर कम इंटरेस्ट और एक्स इंटरेस्ट क्या लिखने का, मैं 2 लाइन लिखने का, बाकी एग्जाम्पल देके बताने का, ठीक है। डिबेंचर वाले का सम में से 1-2 पॉइंट उठाना, कम इंटरेस्ट एक्स इंटरेस्ट का कैलकुलेट करके एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करके लिख देने का वहाँ पे। The terms
कम इंटरेस्ट and X interest are relating to fixed interest bearing securities. When an investment is purchased or sold before the date payment of interest acquisition may arise whether the quotation price include interest or not. ये मीनिंग लिखा रहे हो? मीनिंग पढ़ के जाना पड़ेगा। अरे रोनित भाई छापना अपना पढ़ना, इधर लाल से खेलते खेलते। Come interest means cumulative interest or X interest means excluded interest. इसके बाद अच्छा मीनिंग इतना लिखने का और एग्जाम्पल लेके अपने मन से 2-3 ऊपर बता देने का और इस पीडीएफ के अंदर से कुछ चीज़ें पढ़ लेने का, ठीक है। और यहाँ पर कम मोबाइल बंद कर बच्चा। कम इंटरेस्ट प्राइस इक्वल टू होता है कॉस्ट ऑफ एसेट्स, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट प्लस इंटरेस्ट। X interest price means cost of investment, ये आता, ठीक है। ये देखो चाहे यहाँ पर एक्स इंटरेस्ट कम इंटरेस्ट पूछा तो लिख देने का द टर्म्स ऑफ कम इंटरेस्ट एंड एक्स इंटरेस्ट रिलेटेड टू किससे है, फिक्स इंटरेस्ट बेयरिंग सिक्योरिटी से आता है, मतलब शेयर डिवेंचर बॉन्ड्स के अंदर ये सब चीज आता है, जिसके अंदर व्हेन द इन्वेस्टमेंट इज द परचेस और सोल्ड, इन्वेस्टमेंट आप लोग परचेस कर रहे हैं और सोल्ड कर रहे हैं, डेट ऑफ पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट इज द क्वेश्चन मे बी अराइजेस वेदर द कोटेशन ऑफ प्राइस इंक्लूड इंटरेस्ट और नॉट इंक्लूड इंटरेस्ट, उसके अंदर इंटरेस्ट इंक्लूडेड नहीं है। यदि इंक्लूड इंटरेस्ट रहेगा तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कम इंटरेस्ट। कम इंटरेस्ट मीन्स होता है क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट, जिसके अंदर इंटरेस्ट क्या होता है, इंक्लूड होता है। और एक्स इंटरेस्ट मीन्स क्या होता है, एक्सक्लूडेड इंटरेस्ट। बना के लिखने का वर्ड से, एक्स से एक्सक्लूडेड इंटरेस्ट होता है, कम इंटरेस्ट से कम क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट होता है, ठीक है। और ये सब किसके अंदर आता है, फिक्स इंटरेस्ट बेयरिंग सिक्योरिटी के अंदर आता है। 3 पॉइंट तो ऐसे ही बन जाएगा, फिर ये फॉर्मूला लिख देने का 4 पॉइंट बन जाएगा। उसके बाद अपना खुद का एग्जाम्पल डाल के 2-3 पॉइंट बना देने का, 6 से 7 पॉइंट में कवर हो जाएगा ये। सेकंड पॉइंट का क्या लिखा है, कौन सा प्राइस लास्ट लाइन?
सेकेंड वाले मींस एक्सक्लूडेड इंटरेस्ट ऐसा लिखो। कहाँ पर ए वाला वो सेकंड पॉइंट का लास्ट लाइन उसके पहले लास्ट लाइन लास्ट हाँ कोटेशन प्राइस से इंक्लूड इंटरेस्ट और नॉट माइनस लिखो। हो गया बच्चा नहीं सर। जल्दी करो जल्दी से बच्चा इसको कवर करना सम नहीं कर रहे हैं क्या? सम करेंगे पहले इन लोग को पढ़ा लूंगा इसको टैक्स वालों को उसके बाद हम लोग क्या करें? तब तक बैठ के तुम लोग ये देखो चाहे इसके बाद नेक्स्ट सम देखो क्या लिखा है यहाँ पर इसमें और आपको पूछ सकता है बच्चा राइट इशू और बोनस शेयर पूछ सकता है यहाँ पर हम लोग पूछ सकते हैं बच्चा बोनस इशू और राइट इशू अभी बोनस नहीं 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 शॉर्ट नोट्स के अंदर पूछेगा राइट शेयर्स और बोनस शेयर्स तो ये मतलब पहले स्टार्ट किया वो समझे ना कोई these are the shares which are issued free of cost by company to existing shareholder out of free reserve बाकी मेन मीनिंग मैं बता देता हूँ बच्चा बाकी पॉइंट आप लोग बना के लिख देना ठीक है कि बोनस शेयर आर रिकॉर्डेड इन ओनली देयर ठीक है फेस वैल्यू कॉलम ठीक है हम लोग बोनस शेयर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है बोनस शेयर फुल्ली पेड अप शेयर होल्डर को मिलता है सिर्फ यही सब चीज़ें लिखने का राइट इशू के अंदर आपको लिखना है सर वाईफाई बंद कर नहीं वैसे जिंदगी का नेटवर्क है आज भी हो सकता है। परचेस ये देखो चाहे दिस शेयर राइट शेयर क्या होता है दिस शेयर्स आर विच आर इशूड बाय द कंपनी टू वेन द वेयर द राइट टू द परचेस ऑफ टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर इसमें क्या होता है राइट शेयर कंपनी देती है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को उनको राइट्स रहता है वो शेयर्स को क्या कर सकते हैं खरीद सकते हैं और इसके बारे में शॉर्ट नोट्स थोड़ा है जाके बुक में जिसमें से नोट्स में से आप लोग पढ़ लेना इसको इसके बाद हम लोग एक और चैप्टर का हम लोग इम्पॉर्टेंट देखेंगे इसके कंपनी फाइनल अकाउंट सर एक मिनट सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आनी आएगा कल है। कल शुभारंभ है हमारा तो तुम लोग एक ही दिन में आराम खत्म हो जाएगा भाई हम लोग तो नहीं देंगे। कभी खत्म होगा हमारा एडवर्टाइजिंग कुछ नहीं वो क्या रुकना बच्ची अरे होल्डर तो नहीं ये देखो अच्छा नेक्स्ट सम देखते हैं एक लास्ट चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट सम सम नहीं थियरी की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टैक्स एक तारीख पर नहीं 31
अरे तो टॅक्स मध्ये किती मागे ऑब्जेक्टिव्ह म्हणा अरे तू ऑटो 20 नंबर पेपर येस मॅथ्स ऑटो नंबर समजतो तो नशीब चांगलं आहे ऑटो नंबर पडला नाही तो क्लास आहे नहीं पास हो जाता तो बस सर को जीते कर और QR कोड बदलले जीते कौन सा था बात स्कैनर के लिए ये देखो चेक, यहाँ पर एक कंपनी फाइनल अकाउंट जो चैप्टर है इसके अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कंटीजेंट लायबिलिटीज। आपको पूछ सकता है कि कंटीजेंट लायबिलिटीज क्या होता है। यहाँ पे देखना बच्चा, कंटीजेंट लायबिलिटीज क्या होता है बच्चा, यहाँ पे देखना। मैंने बताया था ऐसी लायबिलिटी जो हो भी सकती नहीं भी हो सकती, इसको हम लोग क्या बोलते हैं कंटीजेंट लायबिलिटीज। तो यहाँ पर लिख देने का इसके अंदर अ कंटीजेंट liabilities liability that may or may not be not happen this means there is uncertainty about recording such transaction recording such liabilities in the financial account आ गया सर आ जाओ। दूसरा पॉइंट लिखने का बच्चा यहाँ पर दिस इज बिकॉज द हैपनिंग और नॉट हैपनिंग of a contingent liabilities is not in the hand of us. Contingent liabilities classified एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेप्ट ये दूसरे क्वेश्चन बता रहे हो नहीं, ये देखो अच्छा यहाँ पे जाओ। ये देखो अच्छा कंटीजेंट लायबिलिटीज मीन्स क्या होता है, ऐसी लायबिलिटी जो हो भी सकती नहीं भी हो सकती, ठीक है। तो ये वर्ड याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये वर्ड आपने डाला तो समझ जाने का मार्क्स मिल जाएगा। बोल लिखा कंटीजेंट लायबिलिटी दैट मे और मे नॉट बी हैपन, मतलब हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है।
दिस मीन्स देयर इज अ अनसर्टेनिटी, जहाँ पे अनसर्टेनिटी रहता है, फिक्स नहीं रहता है कि होगा या नहीं होगा। अबाउट द रिकॉर्डिंग लाइबिलिटीज इन द फाइनेंशियल अकाउंट, ऐसी लाइबिलिटीज को हम लोग फाइनेंशियल अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करते हैं। आगे दिस इज द कॉसेस ऑफ हैपन और नॉट हैपन ऑफ द कंटीजेंट लाइबिलिटीज नॉट इन द हैंड ऑफ अस, मतलब ये लाइबिलिटीज हमारी हो सकती नहीं हो सकती, हमारे हाथ में नहीं रहता, ठीक है, हमारे ऊपर नहीं डिपेंड करता है। कंटीजेंट लाइबिलिटीज को और हम लोग क्लासिफाइड करते 3 पार्ट्स में। एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेप्ट, जिसको बारे में हम लोग को पता है, ऐसी जिसको हम लोग ने गारंटी दिया है, या फिर हम लोग को कंटीजेंट लाइबल जो हम लोग को हो सकती है इन फ्यूचर में, कोई अदर हो सकता है, अदर लाइबिलिटीज भी हो सकता है। अभी इसके अंदर एग्जाम्पल क्या लिखने का है, एरियस ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड लिख देने का। अदर मनी फॉर विच द कंपनी कंटीजेंट लाइबल गारंटीज। अभी यहाँ पे देखो क्या दिया है, अभी इसके अंदर एग्जाम्पल के तौर पे आप लोग क्या लिख सकते हो, यहाँ पर एरियस ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड लिख देना है। क्लेम ऑफ डैमेज, जो आपको इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के अंदर हो सकता है, 1-2 वर्ड ऐसा मिल जाए, ठीक है, वो सब उठा के एग्जाम्पल के तौर पे इसके अंदर लिख सकते हो। ऐसा लिख दो कि 6-7 पॉइंट आपको आराम से मार्क्स मिल जाएंगे। एक लास्ट और थियरी का इस चैप्टर का क्वेश्चन, उसके बाद प्रैक्टिकल सम पे हम लोग चलेंगे। पाँच मिनट 5 मिनट। 5 बस एक बार रिवीजन में हमने पेपर वगैरह लेके आया क्वेश्चन आंसर तुम लोग घर पे जा रहे हो? नहीं है। ये हो गया बच्चा, रब करो। ये देखो चाहिए, इस चैप्टर का एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक बस हो गया सर, एक ही दो ना, अच्छा वाला एक तो 2 की कंफर्म आएगा। दूसरा यहाँ पर बच्चा इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिस्क्लोजर ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस, मतलब रिजर्व एंड सरप्लस हेड के अंदर क्या क्या आएगा। तो बस इसके अंदर तो आइटम आपको एक्सप्लेन कर देना है। डिस्क्लोजर ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस, record and then reported as a part of the equity of shareholder and set aside by the business for particular objective. Reserve and surplus classified. इसके अंदर बच्चा जितने भी रिजर्व का नाम आपको याद आएगा, कैपिटल रिजर्व, रेवेन्यू रिजर्व, रिजर्व एंड सरप्लस, प्रॉफिट एंड लॉस, सिक्योरिटी प्रीमियम, सब जो भी आइटम इसके अंदर आता है वो सब लिखने का, उसके बारे में एक्सप्लेन कर देने का। कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व,
रिवैल्यूएशन रिजर्व, अदर रिजर्व, ऐसे इसके अंदर लिख देने का। अभी यहाँ पे क्या लिखा हुआ है मैं आपको एक्सप्लेन करके बता देता हूँ। यहाँ पर हमारे 40 मार्क्स फिक्स होते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग अभी 60 मार्क्स के लिए प्रैक्टिकल सम करेंगे। इसके अंदर डिस्क्लोजर ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर क्या लिखा है, रिजर्व सरप्लस आर द टोटल ऑफ द अर्निंग दैट आर मेंटेन एंड देयर रिपोर्ट एज अ पार्ट ऑफ इक्विटी ऑफ द शेयर होल्डर सेट असाइड। मतलब जो हम लोग ने अर्न करते हैं उसका जो थोड़ा सा पार्ट्स निकाल के हम लोग रिजर्व में रखते हैं फ्यूचर में यूज करने के लिए, उसको हम लोग रिजर्व बोलते हैं। रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर बहुत सारे आइटम आते हैं, जिसके अंदर कैपिटल रिजर्व आता है, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व आता है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व आता है, डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व आता है, रिवैल्यूएशन रिजर्व आता है, अदर रिजर्व आता है। ये सब आइटम को आपको एक एक लाइन में एक्सप्लेन कर देना अपने मन से। तो अभी नेक्स्ट हम लोग आगे 60 मार्क्स के जो प्रैक्टिकल समय वो देखते हैं, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में।